हेलो गाइस। सो जब हम केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो अगर हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में सबसे पहली चीज जो हम पढ़ते हैं मेनली वो आपका होता है रिएक्शन। केमिस्ट्री इट मींस रिएक्शन, लॉट्स ऑफ रिएक्शन। और जब हम रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो बेसिक सा कंसेप्ट होता है कि रिएक्शन में आपके क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं और रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं प्रोडक्ट्स। अब देखिए इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, तो वो रोल होता है एनर्जी का। वो सारा रोल जो होता है वो होता है एनर्जी का। कितना इजीली प्रोडक्ट फॉर्म होगा या कितना इजीली रिएक्टेंट डिसोशिएट होगा इन प्रोडक्ट, वो सारा रोल प्ले होता है एनर्जी पे। जितना एनर्जी का कंपोनेंट स्ट्रांग होगा उतना ही आपका प्रोडक्ट इजीली फॉर्म होगा। या ये कह सकते हैं कि रिएक्टेंट्स के बॉन्ड जितना इजीली टूटेंगे या प्रोडक्ट के बॉन्ड जितना इजीली फॉर्म होंगे उतना आपका जो है रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। तो ये सारा जो मैटर है वो डिपेंड करता है एक टर्म पे जिसको हम बोलते हैं एनर्जी। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, एनर्जी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले, जो कि रिएक्शन में क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, और अपने टॉपिक का नेम है एनर्जी कंसिडरेशन, एनर्जी कंसिडरेशन इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। ये आपका आज का टॉपिक है, एनर्जी कंसिडरेशन इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। अब देखो जब हम बात करते हैं एनर्जी के बारे में तो एनर्जी बहुत सारे टर्म्स होते हैं। पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वगैरह वगैरह। ऑलराइट, तो उस एनर्जी के सारे इस मतलब ऑल टाइप ऑफ एनर्जी जो है वो इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। जो मेन है और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, भले आप एमएससी हो, बीएससी हो या 12th में हो, इवन इसका ये जो टॉपिक है ऑलमोस्ट एक तरह का बेसिक कंसेप्ट है। एनर्जी कंसिडरेशन एक तरह का टफ नहीं है, बेसिक कंसेप्ट है और इसको सबको आना चाहिए। जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट है उनको सबको आना चाहिए। ठीक है, और एक्चुअली क्या होता है कि एनर्जी कंसिडरेशन को आपको यूज क्या करना है। एक्चुअली इसको अगर अपन सीक्वेंस से नहीं पढ़े तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो उसके हिसाब से मैंने एक नोट्स प्रिपेयर किया और मैं आज आपको उसी नोट से पढ़ाने वाला हूँ। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनर्जी कंसिडरेशन टॉपिक। राइट, अब देखो स्टार्ट करने से पहले आपके स्क्रीन के ऊपर एक जेपीजी फाइल आई मीन इमेज जो है वो शो हो रहा होगा। उस इमेज में जितने टाइप के एनर्जी के कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे मैंने उसमें शो किए। ऑलराइट, तो आप उस इमेज को देखो, आपको शो हो रहा होगा, आप उस इमेज को देखिए और उसी इमेज में जो आपके कंपोनेंट्स हैं उसी कंपोनेंट्स के बारे में इस वीडियो में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इमेज का स्क्रीनशॉट खींच लेना और मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखो, अब अगर हम बात करते हैं एनर्जी कंसिडरेशन के बारे में तो यहां पे मेनली मैं इसको तीन टर्म जो है या तीन मेन टॉपिक है इसके रिगार्डिंग वो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और तीन में से जो फर्स्ट आपका जो है वो ये है एक्टिवेशनल एनर्जी, एक्टिवेशनल एनर्जी। ये जो है बहुत बड़ा रोल प्ले होता है इसका, एक्टिवेशनल एनर्जी। ठीक है, दूसरा जो है वो अपन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो कि आपका है गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। ऑलराइट, गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और तीसरा जो है वो आपका है कॉलिजन थ्योरी, कॉलिजन थ्योरी। अगर कॉलिजन थ्योरी में आपको पूरा कॉलिजन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करने वाला, कॉलिजन थ्योरी में मुझे खाली ये एक्सप्लेन करना है कि जो कॉलिजन होता है कॉलिजन थ्योरी में वो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ में होगा या एक सफिशिएंट एनर्जी के साथ में होगा, तभी आपका प्रोडक्ट जो है फॉर्म हो सकता है फ्रॉम द रिएक्टेंट, अदरवाइज प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। तो वहां पे कॉलिजन थ्योरी में जो रिएक्टेंट के बीच में कॉलिजन है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका सफिशिएंट एनर्जी, बिकॉज कॉलिजन आपके अलग अलग ओरिएंटेशन के साथ में होते हैं और जो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा उसके पास में एक सफिशिएंट एनर्जी होगी और वही एनर्जी यूटिलाइज करते हैं रिएक्टेंट टू फॉर्म अ प्रोडक्ट्स। राइट, तो इसके कॉलिजन थ्योरी में ये कंसेप्ट अपन पढ़ने वाला अच्छे से। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एक्टिवेशनल एनर्जी। एक्टिवेशनल एनर्जी के थ्रू अपन क्या क्या पढ़ते हैं और कौन कौन सी रिएक्शंस में इसका यूज होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्टिवेशनल एनर्जी के बारे में अगर बात करें, ये टॉपिक मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने नीड नहीं है, बस थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं। ऑलराइट, एक्टिवेशनल एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो यहां पे आपको मेनली दो टॉपिक हम यहां पे पढ़ेंगे और उस दो टॉपिक से आपको ऑलमोस्ट जो है ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक्टिवेशनल एनर्जी में एक तो हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन,
ठीक है, और दूसरा आपका होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये दो टर्म अपन यहां पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सबसे पहले स्टार्ट करें अपन, अच्छे से समझना, पूरा आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इस टॉपिक के बारे में अपन बात करेंगे। अब देखो इसका टर्म अगर आप देखोगे, एक्सो और दूसरा आ रहा है थर्मिक। देखो थर्मिक का मतलब होता है थर्मल, और थर्मल एक एनर्जी का फॉर्म होता है। मतलब देखो एनर्जी के फॉर्म जो है वो आपके 3 टाइप के हो सकते हैं। अगर मैं एनर्जी के फॉर्म के बारे में बात करूं, मैं यहां लिखता हूं, रफ कर दूंगा। अगर मैं एनर्जी की फॉर्म के बारे में बात करूं तो एनर्जी के फॉर्म आपके 3 टाइप के हो सकते हैं। 3 टाइप के कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो हो सकता है थर्मल, एक तो हो सकता है हीट, ठीक है, एक हो सकता है करंट या इलेक्ट्रिक करंट ना, और एक आपका हो सकता है सनलाइट, है ना, सनलाइट मतलब फोटोन, सनलाइट, ये हो सकता है। ऑलराइट, अगर हीट है तो उस एनर्जी के फॉर्म को जो टर्म दिया गया, केमिकल रिएक्शन का टर्म दिया गया, उसको बोला गया थर्मल, ठीक है। और अगर करंट है तो उसको बोला गया इलेक्ट्रोलाइसिस, और इसको बोला गया फोटोलाइसिस, क्योंकि इसका फोटोन यूज हो रहा है, फोटोलाइसिस। या इसको दूसरा टर्म जो है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं, फोटो केमिकल रिएक्शन, ये भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल इसको इस तरह से बोलते हैं। अब यहां पे एक्सोथर्मिक है, एक्सो का मतलब हो गया, एक्चुअली थर्मिक का मतलब हो गया हीट, अब एक्सो का मतलब होता है रिलीज होना, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो जहां पे आपका हीट रिलीज होगा उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑलराइट, मतलब एक्सो का मतलब हो गया क्या होना, रिलीज होना, और थर्मिक का मतलब हो गया हीट होना, एनर्जी का फॉर्म बोला गया है। तो ओवरऑल मान लो ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें मान लो करंट आपका रिलीज हो रहा है, वैसे ऐसे होगा नहीं, लेकिन मान लो करंट रिलीज हो रहा है, तो वहां पे उस रिएक्शन को अपन एक्सोथर्मिक नहीं बोलेंगे, वहां पे उसका टर्म जो है अलग सा है, एक्सो एनर्जिक बोलेंगे, एक्सो एनर्जिक एंड एंडो एनर्जिक, है ना, या एनर्जिक बोलते हैं, इस तरह से टर्म यूज होता है, ठीक है। एक्सो एनर्जिक या आपको हो जाएगा एंडो एनर्जिक, ठीक है। ये दो अलग अलग आपके टर्म यूज होंगे। ऑलराइट, ये जो है आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। और देखो एक्सोथर्मिक के बारे में आपको टर्म के बारे में बता दिया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होगी जिसमें आपका हीट जो है वो आपका क्या होगा, रिलीज होगा, है ना, लिबरेट होगा। अब इसका मतलब यहाँ पे आपका जो डेल एच का वैल्यू है, इनडायरेक्टली मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे डेल एच का वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव मिल जाएगा। आगे बात करेंगे नेगेटिव क्यों मिलेगा, डेल एच का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या हो गया, सोचो कोई सिंपल सी रिएक्शन ले रहे हैं, इसमें ए प्लस बी कुछ हो रहा है, और यहाँ से बन रहा है कुछ सी बन रहा है, और यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, हीट मिल रहा है, क्या मिल रहा है आपको, हीट मिल रहा है। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होगी इस रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ए भी जो है प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, रिएक्ट कर रहे हैं, और क्या बन रहा है यहाँ पे, प्रोडक्ट्स, ये चीज हो सकती है। और यहां से क्या हो गया, ये आपका हीट रिलीज हो रही है विद द प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसे, देखो वो मैं बना देता हूं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। और इस डायग्राम से अपन जो है एनर्जी कुछ अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे ट्रांजिशन स्टेट हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, एक्टिवेशनल एनर्जी हो गया, या जो चेंज एंथैल्पी हो गया, वो सारे टर्म अपन इस डायग्राम के थ्रू ही अपन समझेंगे। और देखो इस डायग्राम का क्या रोल होता है, देखो समझ सकते हैं। ये जो डायग्राम है वो एक तरह का बेसिक सा ग्राफ होता है, और ये ग्राफ होता है पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, या कह सकते हैं टाइम, क्या कह सकते हैं, टाइम कह सकते हैं, इस चीज को अपन समझते हैं। ऑलराइट, अब देखो ये आपकी जो रिएक्शन है वो कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका मतलब इसमें हीट जो है ना रिलीज हो रही है, राइट, और प्रोडक्ट के साथ में बढ़ रही है। सुना जरा, तो प्रोडक्ट हीट रिलीज नहीं कर रहा है, प्रोडक्ट के साथ में हीट रिलीज हो रही है। रिलीज एक्चुअल में रिएक्टेंट्स कर रहे, जो रिएक्टेंट्स थे वो कुछ अमाउंट की हीट रिलीज कर ली, जैसे उन्होंने रिलीज कर ली तो क्या बन गए, प्रोडक्ट बन गए। इनडायरेक्टली अगर बात करें तो रिएक्टेंट की जो आपकी एनर्जी है वो हाई होगी, और जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो लो होगी,
और हाई एनर्जी वाले कुछ अमाउंट की एनर्जी लॉस करेंगे, तभी जो लो एनर्जी मिल रहा है वही आपका क्या है, प्रोडक्ट्स है। क्लियर है? तो इसका जो मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा उसमें रिएक्टेंट्स को हाई एनर्जी शो करना है और प्रोडक्ट्स को लो एनर्जी शो करना है। ऑलराइट, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है, अच्छा ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको यहां पर इसका रेफरेंस पॉइंट लेना है, इट मींस ओरिजिन लेना है। यहां से एनर्जी का जो है आपका जो है इसमें एनर्जी का जो स्केल है वो आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऑलराइट, देखो तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं इसको, तो सोचो मैंने यहां से स्टार्ट किया इसको, यहां से ऐसे। अब यहां में ना इसको ऐसे राउंड नहीं करना है, ऐसे पूरा राउंड नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है ऐसे राउंड कर लेते हैं, तो वो राउंड भी रॉन्ग है, वैसे इतना माइनस सा देखते नहीं है, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर बनाओगे थोड़ा सही रहेगा। इसको राउंड करने का मीनिंग ये होगा कि इनिशियली इसका एनर्जी हाई था, फिर थोड़ा सा क्या हुआ, कम हुआ, और फिर वापस जो है इसका मैक्सिमम पॉइंट, बिग पॉइंट पहुंच के वापस रन हुआ, तो वैसा हाई नहीं करना। अच्छा ये क्या है, ये है इसके रिएक्टेंट्स, ठीक है, और ये क्या है, ये आपका है प्रोडक्ट्स। सोचो इसके रिएक्टेंट जैसे मान लो ए था और उसका जैसे रिएक्टेंट को मैं इससे ड्रॉ करता हूं, ए था और उसकी रिएक्शन मान लो किसी बीसी से हो रही थी, है ना, और यहाँ पे मान लो क्या बन गया, यहाँ पे ए बी बन गया और इस तरह से आपके सी, मतलब ए बी के बीच में बॉन्ड गया और सी आपका, और यहाँ से कुछ अमाउंट की हीट निकली। अब यहाँ पे शो करने की जरूरत नहीं, आपको रियल में दिख जाएगा, देखो जरा। अब इसके बारे में बात करते हैं, यहाँ पे देखना अच्छे से, ये तो हो गई किसकी एनर्जी होगी, रिएक्टेंट की एनर्जी होगी, इसको मैं शो कर दिया ई आर से, ठीक है, और ये जो एनर्जी है ये एनर्जी आएगी यहाँ पे। अच्छा थोड़ा सा ऊपर हो गया, वेट से करते हैं इसको। अच्छा ये एनर्जी आ गई, किसकी आ गई, ये आप प्रोडक्ट की आ गई, क्लियर है, और यहाँ पे बन गए प्रोडक्ट। अब सुनो जरा इसके पीक पॉइंट के बारे में बात करेंगे, पहले याद है, देखो हुआ क्या, रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ थी, मतलब इतनी एनर्जी है ना वो किसकी है, रिएक्टेंट की है। देखो यहां से मैं आपको बताता हूं, ये जो यहां से लगा करके तो आगे बढ़ो, ये जो यहां से लगा करके ये जो पूरा गैप है ना, ये एक्चुअल में ई आर है, रिएक्टेंट की एनर्जी है, और ये यहां से लगा करके ये जो है वो क्या है, वो आपका ईपी है, प्रोडक्ट की एनर्जी है, ठीक है, ये आपने रेफरेंस लिया, इसमें यहां से इसका मेजरमेंट होगा। अब एक्चुअल में क्या हुआ, इतना जो एनर्जी है ये आपको मिल रहा है एनर्जी गैप यहां से यहां, राइट, और इसको अपन इवेल्युएट करेंगे, है ना। और तो इसका तो फॉर्मूला क्या होगा, ER माइनस ईपी होगा या ईपी माइनस ER होगा। एक्चुअली फॉर्मूला एनर्जी का होता है आपका फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ऑलराइट, आपको फाइनल जो एनर्जी है उसमें से इनिशियल एनर्जी को आपको माइनस करना है। अब इसकी जो फाइनल एनर्जी है वो आपका क्या है, एपी, और इनिशियल जो है वो आपका क्या है, ER, ठीक है। तो इस तरह से इसको करेंगे। तो देखो यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे डेल ई इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ये हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो, अच्छा ये विजिबल नहीं हो रहा क्वेश्चन, वापस लिखता हूं यहां, डेल ई इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ये होगा फॉर्मूला। अब देखो फाइनल माइनस इनिशियल, अब आपका फाइनल क्या है, फाइनल है ईपी, इनिशियल क्या है, इनिशियल आपका ईआर, राइट, फाइनल प्रोडक्ट की एनर्जी होगी, तो जो डेल ई होगा ये आपका हो जाएगा ईपी माइनस ईआर, और आपको पता है ईपी जो है, आपको पता है डेल क्या मिलेगा, डेल इज इक्वल टू नेगेटिव, व्हाई, बिकॉज यहां पर कह सकते हैं कि आपका जो ईपी है इज लेस देन एज कंपेयर टू ER, ये मिलेगा नेगेटिव, और ये जो डेल E है ना यही आपके किसके बराबर होगा, चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, चेंज इन एंथैल्पी, इसके बराबर होगा। और ये जो चेंज इन एंथैल्पी, इसके बाद जो इसका जो चेंज इन एंथैल्पी है वो उसका वैल्यू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो इसलिए वो जो है आपका एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होती है उसका डेल एच क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये आई थिंक पूरा ग्राफ जो है मैंने प्रॉपर डीप मतलब प्रॉपर बेसिक से स्टार्ट किया था, पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया, ऑलराइट। अब बात करते हैं, ये तो पूरा एनर्जी मैंने बस शो कर दिया। अच्छा ये जो है ये क्या है आपका डेल एच है, डेल एच का मतलब है चेंज इन एंथैल्पी या चेंज इन एनर्जी भी कह सकते हैं, है ना, कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में एनर्जी का किस तरह से वो चेंज हो रही है। अब बात करते हैं ये पिक पॉइंट, जो एनर्जी का मैक्सिमम पॉइंट है, जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द एनर्जी है, उसको अपन जो है क्या कहते हैं। देखो अगर बात करते हैं अपन हाईएस्ट एनर्जी स्टेट, ये आपका क्या हो गया, ये वो वाला स्टेट है जहां पे एनर्जी क्या है, हाईएस्ट है, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, याद रखना इसको क्या बोलते हैं,
ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी हाईएस्ट होती है। अच्छा, इसका मेजरमेंट है फ्रॉम द रिएक्टेंस करेंगे, है ना, फ्रॉम द रिएक्टेंस करेंगे, और ये जो है ना आपका, ये देगा आपको एक्टिवेशनल एनर्जी का वैल्यू EA होगा, ये आपको होगा एक्टिवेशनल एनर्जी का वैल्यू देगा, और ये जो है इसका एनर्जी आपका रिएक्टेंस से और यहाँ पे इनके बीच में कितना गैप है। एक्चुअल में देखो, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है एक तरह का एनर्जी का स्टेट होता है, और ये जो पॉइंट है ना वो एक तरह का एनर्जी का एक पिक वैल्यू है। अच्छा, ये इस एनर्जी के पिक वैल्यू तक जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स है, जो रिएक्टेंट के सब्सटेंस पहुंच जाएंगे वो चेंज हो सकते हैं प्रोडक्ट में। ये एनर्जी ऑलरेडी रिएक्टेंट्स के पास में है, ऑलराइट। तो एक्टिवेशन एनर्जी का मेजरमेंट ER से होगा, यहां से नहीं होगा। अगर आप यहां से कर रहे हो तो उसमें क्या हुआ कि जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल, ये एनर्जी एक्चुअली रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल की ऑलरेडी है, और ये एनर्जी जो है वो आपका ट्रांजिशन स्टेट वाला मतलब एक्टिवेशनल एनर्जी है, ऑलराइट। तो ये एनर्जी आपको मेजर नहीं करनी है। तो अगर आप एक्टिवेशनल एनर्जी पूछ रहे हो, ठीक है, अगर आपको ओवरऑल एनर्जी दी हुई है, इसकी एनर्जी यहां से आपको दी हुई है, रेफरेंस एक्स एक्सिस से दी हुई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसमें से ER को माइनस करना होगा। जैसे आप ER से माइनस करोगे तब आपको मिलेगा EA मिल जाएगा, एक्टिवेशनल एनर्जी में आपको मिल जाएगी, ऑलराइट। तो ये ध्यान रखना, एक्टिवेशनल एनर्जी को मेजरमेंट कहां से करते हैं। अच्छा, ये एक्टिवेशन एनर्जी मैंने आपको शो की है कि एक्चुअली ये वो एनर्जी होती है, वो एक्चुअली पीक पॉइंट होता है, थ्रेशोल्ड भी कह सकते हैं इसको। जैसे आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी पढ़ी होगी, ऑलराइट, कि एक्चुअली मेटल सरफेस पे ऊपर जब ये बॉम्बार्डिंग होती है तो वहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके जो है निकलते हैं बाहर, तो वहां पे एक फिक्स वेवलेंथ का जो है रेडिएशन वहां पे उसके ऊपर स्ट्राइक होना चाहिए, उसको उस फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ की या उसके जो वेव की फ्रीक्वेंसी, उसको अपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा था। सिमिलर चीज यहां पे भी है, एक्चुअली यहां पे जो ये एनर्जी है ना, तो उसका एक पीक पॉइंट होना चाहिए, और उसको बोले एक्टिवेशनल एनर्जी बोल रहे हैं, ऑलराइट। और इसको अपन थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोल सकते हैं कि उस रिएक्टेंट्स के जो मॉलिक्यूल के पास में इतनी एनर्जी जिसके पास में होगी वही आपके केस में चेंज होगी, प्रोडक्ट्स में होगी, ऑलराइट। तो ये सारी मैंने बात कर ली। अब सुनो जरा, अब मान लो अगर आप, जैसे आपने देखा होगा कि रेट ऑफ जो रिएक्शन है, अच्छा, जितने ज्यादा जो है प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, फाइंड आउट होंगे, उतना उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होगा, फास्ट होगा। इसका मतलब ये हो गया कि एक्टिवेशन एनर्जी जितनी हाई होगी, सुनो जरा, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी आपकी हाई होगी वो स्टेप आपका स्लो होगा, वो स्टेप भी स्लो होगा और उसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। एक्चुअली स्टेप स्लो होगा, इट मींस द रेट ऑफ रिएक्शन उसका स्लो होगा। अब सुनो, और उसका जो अबंडेंस ऑफ द प्रोडक्ट है वो भी आपको इतने ज्यादा नहीं मिलेंगे अगर एक्टिवेशनल एनर्जी आपकी बहुत हाई होगी, ऑलराइट। अब बात करते हैं कि एक्टिवेशनल एनर्जी को क्या चेंज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली एक्टिवेशनल एनर्जी आपके चेंज हो सकती है अगर अपन यूज करते हैं सुटेबल कैटलिस्ट एंड एंजाइम्स यूज करते तो। अच्छा, एंजाइम में तो आपका की एंड लॉक वाला होता है, कैटलिस्ट के बारे में बात करते हैं। अगर इसमें मैं यूज कर लेता हूं कैटलिस्ट, तो एक्चुअली कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशनल एनर्जी का जो ये ग्राफ है ना, इसको एज अ राइट साइड में शिफ्ट कर देता है। मतलब ये जो आपका प्लॉट आ रहा है भाई, इस प्लॉट को वो एक्चुअली ऐसा कर देगा, देखो मैं आपको ड्रॉ कर देता हूं, इस तरह से कर लेगा ऐसे, और यहां पे जो है ऐसे आ जाएगा। अब सुनो, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी आफ्टर यूजिंग अ कैटलिस्ट, तो वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। अब सोचो कोई रिएक्टेंट्स की, मान लो किसी रिएक्टेंट सब्सटेंस की एनर्जी यहां पे थी, तो वो बिफोर द कैटलिस्ट यूजिंग वो आपका चेंज नहीं होगा प्रोडक्ट में, लेकिन जैसे आपने कैटलिस्ट यूज किया तो अब देखो इसकी एक्चुअल में इतनी एनर्जी क्या हो गई, एक्स्ट्रा हो गई, उसको पिक पॉइंट यहां तक चाहिए था, इतनी एक्स्ट्रा हो गई, डेफिनेटली वो किस में चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये ग्राफ यहां पे इस तरह से मिलेगा, तो ये वाला जो पोर्शन आपको देख पा रहे हो, ये पोर्शन, ये आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स मिलेगा एज कंपेयर टू जो पहले नहीं मिल रहे थे, विदाउट कैटलिस्ट नहीं मिल रहे थे, तो वो भी चीज यहां से अपन समझ सकते हैं। पहले अगर बात करें, पहले मान लो इतने आपको जो मिल रहे थे सारे, तो अब आपको इतने जो है आपके प्रोडक्ट का जो एविडेंस है, प्रोडक्ट का जो परसेंटेज है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा अगर आप कैटलिस्ट यूज करते हो। इनडायरेक्टली कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशनल एनर्जी को थोड़ा सा उसका कम कर लेता है फॉर द रिएक्टेंट्स, ऑलराइट। ये सारा चीज समझ आ गया। ट्रांजिशन स्टेट के बारे में और भी अभी बात करूंगा, पहले इस चीज को पूरा समझ लो, ऑलराइट। ये सारा बैठ गया माइंड में। अब अगर और हम बात करें तो यहाँ पे देखो ये भी देख सकते हो कि जिसकी, अच्छा, अब देखो कोई आपके पास दो सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस जो है वो स्टेबल है और एक सब्सटेंस आपका स्टेबल नहीं है, तो ये स्टेबिलिटी जो है वो भी एनर्जी के ऊपर क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा लो होगी वो आपका स्टेबल होगा, और जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा हाई होगी वो आपका क्या होगा, अनस्टेबल होगा। जैसे आपने, मैं आपको एक टॉपिक जो है बताता हूं, 12th क्लास का एक टॉपिक है वीबीटी ट्रीटमेंट फॉर द हाइड्रोजन एटॉम। अब अगर आपने वीबीटी ट्रीटमेंट अगर उसका पढ़ा है तो आपने देखा था कि एक्चुअली उसमें क्या हो रहा था, दो आपके हाइड्रोजन थे और दो हाइड्रोजन जो है वो आपका रेडियस जो है बिटवीन द न्यूक्लियस वो कम हो रही थी, और एक टाइम पे इतनी कम हो गई थी, आपको 74 पिकोमीटर आपको फाइंड आउट हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ है आपको ऑलमोस्ट 0.8 किलो जूल पर मोल,
पर मोल जो है एनर्जी का क्या हुआ था, लॉस हुआ था। और अच्छा ये लॉस हुआ था तो यहाँ पे एनर्जी कम हुई थी। अच्छा H जो है वो स्टेबल नहीं है एज कंपेयर टू H2 मॉलिक्यूल, तो ये जो है VBT में शो किया गया था, VBT ट्रीटमेंट फॉर द हाइड्रोजन एटम, तो ऐसा वहां पे शो किया गया। इसमें यही शो किया गया था कि पहले H था अब बढ़ गया H2, तो H2 में 435.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हुई है। और इस एनर्जी का रिलीज होने पे एक फॉर्मेशन हुआ H2 का 74 पिकोमीटर के साथ में, और ये आपका क्या है, मोल स्टेबल है। तो जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा कम होगी वो आपका स्टेबिलिटी उसकी हाई हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे जो है ER जो है, ER जो है वो आपका ग्रेटर देन है एज कंपेयर टू EP, तो बताओ यहाँ पे स्टेबल कौन होगा, यहाँ पे स्टेबल होगा प्रोडक्ट, और यहाँ पे आपका लेस स्टेबल होगा रिएक्टेंट। तो ये जो पूरा आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम था फॉर द एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में। ऑलराइट, आई होप ये पूरा कंप्लीटली बैठ गया होगा। मैंने आपको इसमें कैटलिस्ट का भी इन्वॉल्व करके आपको शो कर दिया है, ठीक है। अब ट्रांजिशन स्टेट का मैं एग्जांपल के थ्रू भी एक्सप्लेन करूंगा, और उसमें ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट वाला मुझे भी एक्सप्लेन करना है, उसमें क्या होता है वो बात करते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल एक्सो हो गया है, तो अभी हम बात करेंगे एंडोथर्मिक, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि मुझे अभी टॉपिक बहुत सारे पढ़ाने, इलेक्ट्रिक्स पढ़ाना है, कोऑर्डिनेशन थ्योरी पढ़ाना है, इसके भी टॉपिक्स बाकी है। बट इस वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तो डेफिनेटली आपको जो है पूरा कंसेप्ट आपका पूरा कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये हो गया, अब मैं इसको कर लेता हूँ रफ, इसमें तो कुछ बाकी नहीं रहा है मेरे हिसाब से, इनफ मैंने आपको जितना मुझे बताना था बता दिया है। फिर भी कुछ रह जाता है तो मुझे आप कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो या पर्टिकुलर मैं उसको पेज पे लेकर के आपको जो है उसका लिंक, उस पेज का, उस इमेज फाइल का जो आपको लिंक शेयर करूँगी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये का ये चीज करते हैं किसके लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या कुछ होता है ये सारा मैं रफ करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, उसको नए से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा इसमें एक और चीज ये कह सकते हैं, इसमें देखो ये बता सकते हैं इसमें कि यहाँ पे जो है ना रेट ऑफ रिएक्शन एक और चीज पे आपकी डिपेंडेंट होगी कि जैसे ये A है और ये आपका BC है, ये जो BC के बीच में जो बॉन्ड है, बॉन्ड बिटवीन द BC जितना इजीली ब्रेक होगा, और आप कह सकते हैं बॉन्ड बिटवीन A एंड B जितना इजीली फॉर्म होगा, राइट। कह सकते हैं कि भाई आपका BC के बीच में जो बॉन्ड है ना वो जितना इजीली ब्रेक होगा, एंड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन AB जितना इजीली वो फॉर्म होगा, उतना उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पे कह सकते हैं। अब अगर मान लो BC के बीच में बॉन्ड ब्रेक होने में एनर्जी का अमाउंट है ना वो थोड़ा हाई लग रहा है, तो जैसे एनर्जी का अमाउंट हाई लगेगा इट मींस ये पीक पॉइंट पे पहुंच जाएगा, और ट्रांजिशन स्टेट जो है ना वो आपका हाई होगा। मेरा बात है समझ में, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर BC के बीच में बॉन्ड स्ट्रांग है उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी का अमाउंट बढ़ जाएगा, और एनर्जी का अमाउंट बढ़ जाएगा तो ट्रांजिशन स्टेट का जो है मतलब एनर्जी लेवल है वो भी आगे पीक पॉइंट थोड़ा सा और ऊपर आएगा। ऑलराइट, तो ये चीज मैं आपको बताऊंगा। और जो स्टेप है ना वो स्टेप क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, क्लियर है, वो स्टेप आपका स्लो हो जाएगा। मैं आपको जब ये इंटरमीडिएट वाला पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको दो कंपेयर करके बताऊंगा, ठीक है। लास्ट में आगे बढ़ेंगे, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो आपका हो गया एनर्जी प्रोफाइल फॉर द एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन। अब हम बात करते हैं एनर्जी प्रोफाइल फॉर द एंडोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब ये सेम चीज आपको पढ़नी है एंडोथर्मिक के लिए, अभी जो पढ़ा था वो पढ़ा था अपने एक्सोथर्मिक के लिए। अब देखिए अब हम लेते हैं सेकंड जो कि आपका है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो किस तरह से आपका जो है होगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूं ये रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। अच्छा चलिए प्रॉपर रिकॉर्ड तो हो रहा है, ठीक है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन सिंपल है, जो आपको पता भी होगा एंडोथर्मिक के बारे में, है ना। तो एंडोथर्मिक में एक्चुअली अगर आपको ये पता है, सब चीजें पता है, तो थोड़ा वीडियो थोड़ा आगे कर लीजिएगा, है ना, आगे कर लीजिएगा, है ना। अगर आपको पता है इसके बारे में, अगर नहीं पता तो देखो आराम से, और इस टॉपिक में आपका टाइम वेस्ट ना हो, है ना। इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो H का वैल्यू है, तो चेंज इन एंथैल्पी का जो वैल्यू है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और उस पॉजिटिव को अपन जो है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में अपन शो करेंगे। लेकिन आपको पता होगा इसमें आपका जो एनर्जी चेंज इन एनर्जी कह सकते हैं, एंथैल्पी कह सकते हैं, उसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अब समझते हैं इस चीज को। अब देखो जरा इसमें आपका एक टर्म आ रहा है एंडो, है ना। तो एंडो टर्म का मैंने आपको समझाया था, मतलब आपको बता रहा हूं कि एंडो का मीनिंग होता है एब्जॉर्ब करना। तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाएगा। अच्छा थर्मिक है मतलब एनर्जी का फॉर्म शो किया गया है, तो यहाँ पे जो हीट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन है तो वहां पे आपका आ जाएगा एंडोथर्मिक। सुनो जरा वापस से बोल रहा हूँ, ये टर्म खाली हीट एनर्जी के लिए बना हुआ है। अगर मान लो कोई दूसरी टाइप की एनर्जी है, लाइक फोटोन वाली एनर्जी है ना, मतलब लाइक फोटो केमिस्ट्री वाली है, तो वहां पे अपन थर्मिक वर्ड यूज नहीं करेंगे, वहां पे एंडो एंड एक्सो सिमिलर यूज होगा, लेकिन वहां पे थर्मिक यूज नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, अब ये जो है ना इस वजह से ये अब दिख रहा
जैसे मान लो वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लो A प्लस BC हो रहा है या प्लस A प्लस B कर दो, कोई यहाँ पे C बन रहा है, ये आपको बनता है। अब एक्सोथर्मिक का पढ़ने क्या पड़ा था, यहाँ पे अपने लिखा था हीट लिखा था, ठीक है। एक्चुअली फिर मैंने आपको ये बताया भी था कि एक्चुअली ये जो हीट है ना, वो प्रोडक्ट रिलीज नहीं कर रहा है, रिएक्टेंट हीट को रिलीज कर रहा है और वो प्रोडक्ट के साथ में आपके रिलीज हो रही है। ये मैंने आपको चीज बताई थी, ठीक है। इसका मतलब एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट के पास में हीट ज्यादा थी और प्रोडक्ट के पास में हीट कम थी, इसलिए प्रोडक्ट डाउन था और रिएक्टेंट आपके अप थे। इसमें उल्टा होता है, सुना जा। अब उल्टा क्यों होगा, क्योंकि इसमें एक्चुअली में क्या होता है, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। अब सुनो, तो इसमें हीट क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो रही है, रिएक्टेंट हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और बना रहा है प्रोडक्ट। तो इसमें जो रिएक्टेंट है ना, उसको हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ रही है और तब वो चेंज होगा, किसमें होगा, प्रोडक्ट में होगा। इसका मतलब इसका जो ग्राफ है उसका एनर्जी अपर नहीं बनाएंगे, लोअर पार्ट में बनाएंगे। लोअर पार्ट ऑफ वाई एक्सिस पे अपन को जो है शो करना पड़ेगा रिएक्टेंट्स को एंड अपर पार्ट पे शो करना पड़ेगा प्रोडक्ट्स को। ऑलराइट, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन का जो है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ठीक है। चलिए, अब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम सिमिलर चीज अपन कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, बोले क्या सकते हैं, टाइम, ठीक है। क्या कह सकते हैं, टाइम, इसको सही से लिख देते हैं, टाइम। ऑलराइट, अब देखो, अब इसमें क्या शो करना है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। यहाँ पर सिमिलर चीज करनी है जैसे अपने एग्जाम में किया था, फर्क ये है एनर्जी का लेवल देखना है ना। ये करता हूं, अब देखो जरा इसको थोड़ा सा ऊपर करिए, इस हिसाब से ऐसे, ठीक है। और अब देखो जरा, यहां पे अच्छा थोड़ा मिस्टेक कर दिया, सॉरी। तो यहां शो करना है और इसको शो करना है नीचे, तभी तो एक्स होगा, एंड होगा नहीं, अभी तो एक्स होगा। उसको वापस मारना, सॉरी सॉरी सॉरी, वापस मार देते इसको, ऐसा, ठीक है। आप ठीक है, ये ठीक है। पहले जो डायग्राम बनाया था वो एक्चुअली एक्सो का बन गया था, है ना। अभी एंडो का बन गया, देखो जरा, इसमें यहाँ पे आ जाएगा रिएक्टेंट्स और यहां बन जाएंगे आपके प्रोडक्ट्स, जैसे A प्लस BC, A2 प्लस C, ये हो गया। ये वाला जो है वो किसकी एनर्जी है, रिएक्टेंट की है, और ये एनर्जी किसकी है, ये आपके है प्रोडक्ट। बिल्कुल सेम। एक्सो एंडो में खाली एक चीज चेंज हो रही है, इनका एनर्जी लेवल चेंज हो रहा है ना। रिएक्टेंट्स आपके लोअर एनर्जी पार्ट पे आ गए, जबकि प्रोडक्ट्स आपके हाई एनर्जी पार्ट पे आ गए। अब आपको वापस सारी चीजें एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, आपको सब समझ में आ गया होगा। तो मैं इसमें डायरेक्ट लिख देता हूं, तो यहां पे आपका जो क्या होगा, डेल एच होगा, या कह सकते हैं इसको क्या क्या बोल सकते हैं, चेंज इन एनर्जी या चेंज इन एंथैल्पी, राइट। तो यहां पे होगा वो पार्ट, होगा वो पोर्शन होगा, ये जो है आपको हो जाएगा एपी फाइनल माइनस इनिशियल और ईआर, ये हो जाएगा। और देखो यहाँ पे ईपी के बारे में बात करते हैं, ईपी ये वाला पॉइंट है, एनर्जी जो ईपी की एनर्जी कहां, ये वाली होगी, ये पूरा जो है वो क्या होगा, ईपी होगा, और ये जो है वो क्या होगा आपका ईआर होगा। अब ईपी में से ईआर जाएगा, ईपी का जो मैग्नीट्यूड है वो हाई है एज कंपेयर टू ईआर, और नेगेटिव साइन ईआर के पास में है ना। तो नेगेटिव वाला जो कंपोनेंट, नेगेटिव वाला जो टर्म है वो आपका लेस है, तो आपको डेली क्या मिल जाएगा, डेली आपको मिल जाएगा पॉजिटिव। क्यों मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि यहां पे ईपी इज ग्रेटर देन ईआर, ये चीज है। तो यहां पे आपका पता है कि जो चेंज इन एनर्जी है वही आपका चेंज इन एंथैल्पी होगा। इसका मतलब आपका जो डेल एच का वैल्यू है वो क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव। इसलिए अपन यूज करते हैं कि
एंडोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन जो है उसमें आपका चेंज इन एंथैल्पी का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इसी साइन के हिसाब से अपन ये फाइंड आउट करेंगे कौन सी रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस होगी, कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अब देखिए इस चीज को और थोड़ा अपन पढ़ते हैं। अच्छा ये क्या चीज है, ये मैंने बताया, ये वापस हो जाएगा आपका ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट हो जाएगा ये, ठीक है। और ये जो आपको एनर्जी है, ये इसकी एनर्जी हो जाएगी एक्टिवेशनल एनर्जी, जिसको हम शो कर रहे हैं ई ए से, एक्टिवेशनल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा इसमें एक और चीज अपन बात कर सकते हैं, इसमें देखो रिएक्टेंट्स आपके लोअर पार्ट में, मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी एज अ लोअर है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। तो अब इसमें ये कह सकते हैं कि आपके जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आर अनस्टेबल एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। बताइए सर, प्रोडक्ट जो है वो क्या है, अनस्टेबल है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। कौन सी टाइप की रिएक्शन में, आपके एंडोथर्मिक टाइप की जो रिएक्शन होती है उसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो थोड़े से अनस्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स। ये अपन कह सकते हैं थ्रू द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के थ्रू, पूरा बैकग्राउंड में, ठीक है। अच्छा इसमें ये भी कह सकते हैं कि इसमें तो अच्छा एक्टिवेशनल एनर्जी थोड़ा सा और डाउन करना पड़ेगा, ये यहां से, सॉरी टू से, एक्चुअली मैंने आपको पहले बोला था कि एक्चुअली रिएक्टेंट से इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो आपके यहां से होगी, ठीक है। मैंने एक्चुअली यहां ड्रॉ कर दिया था, मैं बार-बार मिस्टेक्स कर रहा हूं, एंडो पढ़ा दिया, अभी वापस एक्सो पढ़ा दिया है, अब वापस मैं एक्सो वाला ही ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली एंडो में ये जो है आपके रिएक्टेंट सिस्टम होगा, ठीक है। अच्छा तो ये जो है आपकी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, इसमें होगा वो जो है कांसेप्ट यूज होगा। ये जो है आपके ये जो रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स जो है इसका एक्टिवेशन एनर्जी जब तक पहुंचेंगे बिग पॉइंट तक, आपके जो जिस रिएक्टेंट्स की रिएक्टेंट सब्सटेंस के पास में ये एनर्जी का लेवल पहुंचेगा, वही आपका जो है किसमें चेंज होगा, प्रोडक्ट में चेंज होगा, ठीक है। यहां पे भी आप कैटलिस्ट ऐसे सेम चीज यूज करके अपन जो है इसमें भी जो है प्रोडक्ट का अवेयरनेस आप इंक्रीज कर सकते हो। बट ये जानना कि इसमें जो आपके प्रोडक्ट है उसके पास में एनर्जी हायर होती है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। इसका मतलब ये हो गया कि प्रोडक्ट जो है वो आपका लेस स्टेबल होगा एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स। ऑलराइट, इस बैठ गया। अब देखो एक टर्म बार-बार आ रहा है और उस टर्म को बोले ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट के साथ-साथ में एक और टर्म आता है आपका इंटरमीडिएट। तो उसको जो है मैं आपको विद द एग्जांपल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों चीज समझ में आ गई होगी कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक ये दोनों रिएक्शन होती क्या है और इसके ऊपर किस तरह से अपन इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब अगर आगे बढ़े तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट ये होते क्या है ना, इसके बारे में बात करते हैं। देखो तो इसमें बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरमीडिएट के बारे में। ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बात करेंगे। ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट होता क्या है और इसमें अपन को क्या क्या टर्म्स जो है उनको पढ़ने हैं। अगर वो ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बात करें तो जैसा मैंने यहां आपको एक्सप्लेन किया था कि जो आपके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम थे उसमें जो पिक पॉइंट था एनर्जी का, वो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ऑलराइट, अब ट्रांजिशन स्टेट के बारे में मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए एक एग्जांपल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो इसका एग्जांपल आपने पढ़ा होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी होगी जिसको बोलते हैं SN2 रिएक्शन, जिसमें आपका जो है SN2 रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की है ना, जो कि आपका 2 मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट होता है और 1 स्टेप्स में कंप्लीट होता है विद द ट्रांजिशन स्टेट। और ऐसा कैसा आपने एक बार पढ़ा होगा, SN1 पढ़ा होगा, जो कि आपके 1 मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट होता है, 2 स्टेप में कंप्लीट होता है विद द इंटरमीडिएट। अब जहां इंटरमीडिएट आएगा वहां ट्रांजिशन स्टेट आना ही है। एक इंटरमीडिएट 2 ट्रांजिशन स्टेट को लाएगा, जबकि जहां आपका ट्रांजिशन स्टेट है वहां पे इंटरमीडिएट होना नेसेसरी नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। अपन इसको आगे और पढ़ेंगे। यहां पे ट्रांजिशन स्टेट है तो हो सकता है इंटरमीडिएट भी हो और नहीं भी हो सकता, लेकिन जहां इंटरमीडिएट होगा वहां पे ट्रांजिशन स्टेट आएगा। अब कितने आएंगे, कैसे आएंगे, वो उसको एक्सप्लेन करते हैं। SN2 के बारे में अगर बात करते हैं, SN2 में आपने सिंपल पढ़ा था कि जैसे मान लो यहां पे मेरे पास में कोई लाइक OH है एज अ न्यूक्लियोफाइल। वो जो OH है ना आपका नेगेटिव शुगर, वो जो OH है आपका वो रिएक्ट कर रहा है किसी हेलो एल्केन के साथ, है ना, ब्रोमोमीथेन के साथ में रिएक्ट कर रहा है हेलो एल्केन के साथ में। अब आपको सबको पता है कि SN2 टाइप में बैक साइड अटैक होता है फ्रॉम द हैलोजन, जो आपका लिविंग ग्रुप होता है हैलोजन के बैक साइड से क्या करेगा, अटैक करेगा। अगर वो बैक साइड से अटैक करेगा कुछ इस तरह से, और क्या शो करेगा, ये बनाएगा ट्रांजिशन स्टेट। देखो ये आ गया OH
ये आ गया आपका सी। अच्छा इसको मैं थोड़ा डॉट शो कर लेता हूँ, क्योंकि एक तो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और जो ओल्ड बॉन्ड है ना वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे ऐसे शो कर देते हैं, नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पे आपका आ गया हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका आ गया हाइड्रोजन। इस तरह से आपका ये बन गया, क्या बन गया, ट्रांजिशन स्टेट बन गया, ट्रांजिशन स्टेट बन गया। अब इस ट्रांजिशन स्टेट में ये बॉन्ड जितना, ये बॉन्ड क्या होगा, ये बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होगा और ये बॉन्ड क्या होगा, ये बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड आपका वीक होता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये प्रॉपर वीक होकर के ये आपका क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अच्छा ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड आपका फॉर्म हो रहा है ना, न्यू बॉन्ड फॉर्म, और कह सकते हैं ओल्ड बॉन्ड क्लीवेज कह सकते हैं या ब्रेक। ओल्ड बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहे हैं, न्यू बॉन्ड जो फॉर्म हो रहे हैं। न्यू बॉन्ड धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होगा और जो ओल्ड बॉन्ड है वो धीरे धीरे वीक होगा इन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन स्टेट। अब ये ट्रांजिशन स्टेट जो है वो एक तरह का इसके पास में हाईएस्ट एनर्जी, ये ध्यान रखना, हाईएस्ट एनर्जी स्टेट, हाईएस्ट एनर्जी स्टेट। और ये आपका क्या होगा, अनस्टेबल होगा। इसकी स्टेबिलिटी पूछे तो बहुत अनस्टेबल होगा, क्योंकि इसके पास में एनर्जी क्या है, हाईएस्ट है। अब इसके बाद में क्या होगा, देखो इसके बाद है ये आपका चेंज हो जाएगा। अब ये बॉन्ड आपका पूरा क्या हो गया, ब्रेक हो गया। यहां पे आपको सीधा मिल जाएगा आपको OH, C, H, H और H। देखो ये आपका क्या था, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर था। इसका स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होता, मतलब इनके पास में कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता, प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होता है, ये ध्यान रखना। तो इनका जो ज्योमेट्री है वो फिक्स नहीं होती। इसकी ज्योमेट्री वापस क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। अच्छा लिविंग ग्रुप क्या हो गया, लिविंग ग्रुप आपका हो गया ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है आपका क्या हो गया, लिविंग ग्रुप हो गया। क्लियर है, ये बैठा हुआ नहीं है इस तरह से। तो ये देखो ये आपका क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट की क्या क्या प्रॉपर्टी हुई उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजिशन स्टेट में फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि इसके पास में एनर्जी जो है, एनर्जी वो क्या होती है, एनर्जी जो है वो क्या होती है, हाईएस्ट होती है। एनर्जी क्या होती है, हाईएस्ट होती है। हाईएस्ट एनर्जी वाला स्टेट होता है ट्रांजिशन स्टेट। फिर हम दूसरा पॉइंट के बारे में बात करें तो इसकी कोई ज्योमेट्री नहीं होती, नो प्रॉपर जियोमेट्री, इसकी प्रॉपर जियोमेट्री नहीं होती है, ठीक है। और ये जो है बहुत अनस्टेबल होता है, टू मच अनस्टेबल, इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। अच्छा ये असेंबल होता है एक तरह का दोनों के एक्सटेंड के द्वारा, मतलब इसमें जो है अपने ओल्ड बॉन्ड फॉर्मेशन, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन और ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकिंग दोनों इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अच्छा इसको आइसोलेट अपन नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखना है ना, doesn't isolate, doesn't isolate, doesn't isolate, इसको जो है अपन आइसोलेट भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज अपन पढ़ सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट में। ये आपका होता है ट्रांजिशन स्टेट, इसको आइसोलेट भी नहीं कर सकते हैं, ये बहुत अनस्टेबल होता है, प्रॉपर ज्योमेट्री नहीं होती है, इसका जो एनर्जी जो स्टेट होता है बहुत हाई एनर्जी स्टेट होता है, ठीक है। बात आई समझ में, ठीक है। रिकॉर्ड हो रहा है, चेक कर लेता हूं, चलो हो रहा है। अब देखिए जरा, तो मैंने ऑलमोस्ट पॉइंट पढ़ लिए, ठीक है। चलो अच्छा ये भी इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हैं, नाइदर रिएक्टेंट नॉर प्रोडक्ट्स, मतलब इसमें न तो रिएक्टेंट्स होते हैं और न ही प्रोडक्ट्स होते हैं, बट इसमें क्या होते हैं, दोनों के एक्सटेंड होते हैं, मतलब रिएक्टेंट्स के जो बॉन्ड ब्रेकिंग का और प्रोडक्ट्स के बॉन्ड फॉर्मेशन का दोनों के कुछ कुछ एक्सटेंड होते हैं, ठीक है। बट इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कोई यहाँ पे रोल नहीं होता है, ठीक है। और हम अगर इसके बारे में बात करें तो अच्छा ये जो है ना, ये आपके जो है आपको मिल सकता है वन स्टेप या मोर देन वन स्टेप में, वन स्टेप और मोर देन वन स्टेप, वहां पे आपका ट्रांजिशन जो है ट्रांजिशन स्टेट आपको मिल सकता है। इवन वहां पे वन स्टेप वाली रिएक्शन है उसमें भी आपका ट्रांजिशन हो सकता है, और मोर देन वन स्टेप वाली रिएक्शन है उसमें भी आपका ट्रांजिशन स्टेट हो सकता है, ठीक है। देखो ये सारी चीजें जो है आपको ट्रांजिशन स्टेट पे पढ़ने को मिलती है। बैठ गया में ये ट्रांजिशन स्टेट होता क्या है, इसका मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल पे आपको शो कर दिया है। SN2 टाइप की जो रिएक्शन होती है वो शो करती है ट्रांजिशन स्टेट, उसमें जो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो ट्रांजिशन स्टेट से जो है आपको मिलता है उसका फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं बात करते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है। तो इंटरमीडिएट क्या है उसके बारे में बात करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। ये बस नोट्स वाइज पढ़ा हो तो आपको इसको अगर नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट जो कि आपका है इंटरमीडिएट,
तो अभी तक देखो अपने क्या क्या पढ़ लिया, एक्सोथर्मिक पढ़ लिया, एंडोथर्मिक पढ़ लिया और ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है ये पढ़ लिया। अब हम ले रहे हैं सेकंड, नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है वो आपका है इंटरमीडिएट। ऐसे कर करके अपन जो है पूरा इस वीडियो कंप्लीट करेंगे। इंटरमीडिएट, अब बात करें इंटरमीडिएट होता क्या, ठीक है। अब देखो इंटरमीडिएट एग्जैक्ट ये कह सकते हैं जैसे उल्टा होता है, ट्रांजिशन स्टेट का उल्टा होता है। ट्रांजिशन स्टेट में आपने पढ़ा था कि हायर एनर्जी स्टेट या आपका जो मैक्सिमम एनर्जी स्टेट को अपन बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, लेकिन इंटरमीडिएट जो होता है ना वो आपका होता है लोअर एनर्जी स्टेट। अब देखो समझाता है आपको, मैं एक पॉइंट लिखता हूं, ये क्या होता है, ये आपका होता है लोवेस्ट एनर्जी स्टेट बिटवीन टू हाईएस्ट एनर्जी स्टेट। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसको मैं यहां लिख दूं ताकि आप प्रॉपर शो कर लूं, डायग्राम शो करूं, बिटवीन टू हाईएस्ट एनर्जी स्टेट। अब देखो ये जो हायर एनर्जी स्टेट लिखा है या हाईएस्ट एनर्जी स्टेट लिखा है, ये क्या होंगे आपके ट्रांजिशन स्टेट होंगे। तो भाई ट्रांजिशन स्टेट के बीच में एक पार्ट होगा, एक पोर्शन होगा जहां पे आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लोवेस्ट हो जाएगी, लोअर हो जाएगी, और उसको ये अपन क्या बोल रहे हैं, इंटरमीडिएट बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये जो है एक और इंपॉर्टेंट जो चीज है, ये हमेशा टू स्टेप्स और मोर देन टू स्टेप्स वाली जो रिएक्शंस होगी, स्टेप्स वाली जो रिएक्शन होगी उसमें ही ये आपका इंटरमीडिएट आएगा या आ सकता है। अदरवाइज वन स्टेप्स वाली रिएक्शन में नहीं होगा। वन स्टेप्स वाली रिएक्शन में खाली क्या हो सकता है, आपका ट्रांजिशन स्टेट ही हो सकता है, ठीक है। अब देखते जा कि कितने इंटरमीडिएट हो सकते हैं। बेसिकली अगर अपन आइडियली देखें तो कितने हो सकते हैं, यार है ना, जितने उसके स्टेप्स होते हैं, है ना, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट जो है वो आपके हो सकते हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमीडिएट क्या हो सकते हैं, जो आपके स्टेप्स है, टू स्टेप में 1 होता है, इसका मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स माइनस 1, नंबर ऑफ स्टेप्स माइनस 1। ये फॉर्मूला नहीं है बेसिकली, ऐसे मैंने आपको बताया है कि जितने उसके स्टेप्स होंगे उससे एक कम कर लो तो वो आपका होगा नंबर ऑफ इंटरमीडिएट। और ट्रांजिशन स्टेट जो है वो कह सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टेप्स जितने होंगे उतने उतने आपके क्या होंगे, ट्रांजिशन स्टेट होंगे, ये भी कह सकते हैं ना। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं टीएस भी लिख सकता हूं, ट्रांजिशन स्टेट। मतलब ये सोचोगे अगर 2 ट्रांजिशन स्टेट है तो उसमें आपका एक इंटरमीडिएट होगा, अगर आपके 3 ट्रांजिशन स्टेट है तो उसमें आपके 2 इंटरमीडिएट होगा, अगर आपके मान लो 7 ट्रांजिशन स्टेट है तो उसमें आपके 6 आपका क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा। ये अपन यहां पे कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी गाइस, एक्चुअली जस्ट अब हो गया तो मैं आया था। अच्छा नंबर ऑफ इंटरमीडिएट जो होंगे वो किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स में से एक माइनस कर दो तो वो आपके मिल जाएंगे नंबर ऑफ इंटरमीडिएट मिल जाएंगे इन द रिएक्शन। अच्छा जो नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे या नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे वही आपके क्या होंगे, ट्रांजिशन स्टेट होंगे। या इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि जितने ट्रांजिशन स्टेट हो रहे हैं उसमें एक कम कर दो तो आपको क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट मिल जाएंगे। ऑलराइट, ये हो गया कंप्लीट। अब सुनो इसमें, अच्छा उस ट्रांजिशन स्टेट को जो है अपन आइसोलेट नहीं कर सकते थे, लेकिन इसको जो है कैन बी आइसोलेटेड इन सम केस, और इसको अपन एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं किसी किसी केस में, और किसी किसी केस में इसको आइसोलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसका एग्जांपल भी दूंगा आपको नेक्स्ट। अब देखो जरा नेक्स्ट इसमें बात करें, अच्छा ये कहां अपीयर होता है, तो इसको कह सकते हैं अपीयर इन 2 और मोर देन 2 स्टेप्स। इसके लिए कंपल्सरी है कि आपका स्टेप्स जो है 2 स्टेप्स की रिएक्शन होनी चाहिए। जब आपकी 2 स्टेप्स की रिएक्शन नहीं होगी तो वहां पे आपका इंटरमीडिएट नहीं आएगा, और 2 स्टेप्स की है तो उसमें आपका इंटरमीडिएट कितना हो जाएगा, इंटरमीडिएट वहां पे 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आप इसमें कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा और क्या हो गया, अच्छा ये लोवेस्ट स्टेबल वगैरह ऑलमोस्ट सब बता दिया। अच्छा ये ध्यान रखना, हां इसमें एक और चीज है कि इस आपके जो इंटरमीडिएट होंगे उसमें सारे के सारे आपके क्या होंगे, बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ रिएक्टेंट्स। आपके देखो आपका ट्रांजिशन स्टेट में जो थे न तो वो आपका रिएक्टेंट था और न ही आपका प्रोडक्ट था, नाइदर रिएक्टेंट नॉट द प्रोडक्ट। अच्छा लेकिन वो क्या था, उसमें ये था कि रिएक्टेंट्स के बॉन्ड ब्रेकिंग था और प्रोडक्ट के बॉन्ड फॉर्मेशन का जो है आपका उसमें कुछ एक्सटेंट था। लेकिन इसमें जो भी आपका एक्सटेंट होगा वो सारा का सारा किसके ऊपर डिपेंड होगा, रिएक्टेंट्स का होगा। इसमें प्रोडक्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तभी तो आप SN1 टाइप की रिएक्शन जो है उसमें आपका बनता है इंटरमीडिएट। SN1 उसमें जो 1 है उसका मीनिंग यही है कि उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 1 मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट होता है, 2 मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं होता। और वो जो 1 मॉलिक्यूल है वो आपका होता है रिएक्टेंट होता है।
है ना, मतलब रिएक्टेंस में आपका न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, खाली रिएक्टेंस होगा, ठीक है। एक्चुअली उसका जो है बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो एक्चुअली उसका अटैक करता है। तो अटैकिंग वाले पे जो अटैक कर रहा है उसके ऊपर जो है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट नहीं होती है इन द SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो इसका मैं एग्जांपल देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको जो है इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इंटरमीडिएट जो है किस तरह से फॉर्म होता है। देखो इसको है ना दो टाइप से शो कर लेता हूं, तो आपको थोड़ा और भी समझ में आ जाएगा, है ना। ट्रांजिस्टर, लोअर ट्रांजिस्टर, हाई ट्रांजिस्टर, इस तरह से। ये देखो इस तरह से। अब देखो जरा, सोचो एक मैं शो कर रहा हूं कुछ इस तरह से, ये वाला, ऑलराइट। और एक मैं शो कर रहा हूं कुछ इस तरह से, ये वाला। अब दोनों जो है, दोनों में इंटरमीडिएट बन रहे हैं, दोनों में आपके ट्रांजिस्टर स्टेट बन रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे आपकी रिएक्शन कितनी टाइप की होगी? दो टाइप की हो गई। आई मीन इस रिएक्शन के स्टेप जो है वो आपके दो टाइप के हो गए। यहां पे अपन ले रहे हैं एनर्जी, यहां पे ले लिए, यहां पे अपन ले रहे कोऑर्डिनेट ऑफ रिएक्शन, या कह सकते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, या इसको टाइम ले सकते हैं, ठीक है। यहां पे भी अपन ले रहे हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, इट मींस टाइम। ये आपके क्या है? रिएक्टेंस है। ये क्या है? प्रोडक्ट्स। ये आपके क्या है? रिएक्टेंस। ये क्या है? आपके प्रोडक्ट्स है। यहां पे एक एनर्जी स्टेट ये मिल रहा है आपको, एक एनर्जी स्टेट ये मिल रहा है, और इसमें अगर और अपन देखें तो आपको एक एनर्जी स्टेट जो है आपको ये भी मिल रहा है, ठीक है। इसमें अगर देखें तो एक एनर्जी स्टेट ये मिल रहा है, एक एनर्जी स्टेट ये मिल रहा है, एक एनर्जी स्टेट ये मिल रहा है, एक आपको ये, अच्छा ये हो गया। ये बात करें तो ये आपका हो गया ER हो गया, ये बात करें तो आपका ये हो गया EP हो गया। सिमिलर इसमें भी ये ER हो गया, इसमें ये EP हो गया, क्लियर है। अब देखो जरा, ये आपका हो गया ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट हो गया। इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, TS1 लिख देता हूं, TS1 लिख देता हूं, और इसको मैं लिख देता हूं TS2 लिख देता हूं, ठीक है। ये क्या होगा? ये आपको हो जाएगा इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। इसको मैं ओनली आई लिख देता हूं, है ना, ज्यादा थोड़ा हो जाएगा, पड़ जाएगा। इसको मैं आई लिख देता हूं, ये आपका इंटरमीडिएट हो गया, ठीक है। एक्चुअली इसमें इंटरमीडिएट 1 ही बन रहा है, इसको I1 I2 लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका TS1, ये आपका क्या TS2। अब दोनों में फर्क क्या है? देखो ये आपको चीज समझ में आ गई होगी कि आपका जो इंटरमीडिएट है वो क्या होता है? लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होता है बिटवीन टू हाईएस्ट एनर्जी स्टेट। ये दो हाईएस्ट, ये आपके जो दो हायर या हाईएस्ट एनर्जी स्टेट के बीच का जो पोर्शन है जहां पे आपका एनर्जी सबसे लोवेस्ट हो गई है, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है। इंटरमीडिएट की, अच्छा एक पॉइंट आपको बताना भूल गया, इंटरमीडिएट की जो ज्योमेट्री है वो आपके जो है डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। इसकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी होती है? वो आपका डेफिनेट ज्योमेट्री होती है इसकी, क्लियर है। इसकी ज्योमेट्री फिक्स होती है, जैसे ट्रांजिस्टर की कोई ज्योमेट्री नहीं होती थी, वहां पे आपकी डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं थी, लेकिन इसकी आपके इंटरमीडिएट की ज्योमेट्री भी आपकी क्या होती है? डेफिनेट ज्योमेट्री का इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, ये भी इसमें दोनों में फर्क है। अब देखो जरा, तो अब यहां पे इसकी एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बात करूं तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है आपकी ये कुछ इस तरह से होगी। ये एनर्जी फ्रॉम द रिएक्टेंस, ध्यान रखना, फ्रॉम द रिएक्टेंस ही होती है, और इसमें आपके ये होगी, ठीक है। तो इसको मैं दे देता हूं एक्टिवेशन एनर्जी इन फर्स्ट स्टेप के लिए EA1 दे देता हूं, और इसको मैं देता हूं EA2। यहां पे देख लो EA1, और इसमें देख लो EA2, ये दे दिया, ठीक है। तो अब आप इसमें देख सकते हो इस डायग्राम में एक्चुअल में क्या हो रहा है? यहां पे आपका EA1 जो लेस है एज कंपेयर टू EA2, बट अगर यहां देखें तो यहां पे आपका EA1 है वो मोर देन है एज कंपेयर टू EA2। तो इसका क्या फर्क पड़ेगा? तो इसका फर्क पड़ेगा जो स्टेप्स हो रहे हैं आपके, उस स्टेप की रेट ऑफ रिएक्शन में, या कौन सा स्टेप फास्ट होगा और कौन सा स्टेप आपका स्लो होगा, या कह सकते हैं रेट डिटरमाइंड स्टेप्स कौन सा होगा। तो जो स्टेप्स आपका स्लो होता है वही आपका रेट डिटरमाइंड स्टेप्स होता है। ये सबको आपको पता होगा, ठीक है। मैं चेक करता हूं रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। अच्छा हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है, चलो ठीक है, ठीक है। तो जो आपका स्टेप स्लो होगा ना, वो आपका क्या होगा? रेट डिटरमाइन स्टेप होगा। अब चेक करते हैं कौन सा स्टेप स्लो होगा। देखो बहुत सिंपल ट्रिक भी है, और आप ऐसे भी देख सकते हो। जैसे देखो यहां पे अगर मैं बात करता हूं, यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी आपकी क्या है? आपकी कम है एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये स्टेप्स क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। तो यहां पे अगर देखें तो ये आपका स्टेप क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। और यहां देखिए ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन आपका लेंथी है। ये सोचो कि आपको यहां पे चढ़ना है और यहां पे चढ़ना है,
ठीक है। ये आप जस्ट सोचो, यहाँ पे आप इजीली चढ़ पाओगे एज कम्पेयर टू यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअली ये इसका लेंथ क्या हाई है, ये भी आप समझ सकते हैं, ट्रिक बता रहा हूँ। अदरवाइज आपको ये देखना है कि जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, एक्टिवेशन एनर्जी लेस है, तो स्टेप क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो अगर इसमें देखूं तो इसमें आपका स्टेप फर्स्ट जो है वो क्या हो गया, वो आपका फास्ट हो गया, और जो स्टेप सेकंड है वो क्या हो गया, वो आपका स्लो हो गया। स्टेप सेकंड क्या हो गया, स्लो हो गया। जबकि यहाँ अगर मैं बात करूं, यहाँ पे स्टेप जो फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और जो स्टेप सेकंड है वो क्या हो जाएगा, आपका फास्ट हो जाएगा। बैकग्राउंड में यहाँ पे आपका स्टेप फर्स्ट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और आपका स्टेप सेकंड क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। बैठ रहा मैंने पूरा कंप्लीटली, ठीक है। तो इसको जो है अपन इस तरह से समझ सकते हैं, कौन सा स्टेप फास्ट होगा और कौन सा स्टेप जो है आपका स्लो होगा। आई होप ये पूरा कंप्लीटली बैठ गया होगा अच्छे से, इसको जो आप अच्छे से इसको देख लेना। ऑलराइट, तो अभी कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपके जो इस टाइप का जो है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम किसका होता है। देखो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल के बारे में बात करूं तो एग्जांपल में आपको जो है यहाँ पे एसिड कैटलिस्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा, एसिड कैटलिस्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो ये जो इस एग्जांपल में क्या क्या आ सकता है, जैसे इस एग्जांपल जैसे मान लो आपके पास में एल्डिहाइड है और आपके पास में क्या है, कीटोन है, उसको जब आप चेंज करते हैं जेम डायोल में, तो वो इसके क्या हो जाएंगे, एग्जांपल हो जाएंगे, जो आपका एसिड कैटलिस्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं सेकंड टाइप का, जिसमें आपका जो फर्स्ट स्टेप का जो एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी है वो आपका हाई है, तो उस स्टेप्स के लिए जो मतलब इस टाइप की जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम शो करता है वो आपके होते हैं बेस कैटलिस्ट, वो आपके होते हैं बेस कैटलिस्ट न्यूक्लियोफिलिक, बेस कैटलिस्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद रखना, जिसमें आपका फर्स्ट स्टेप स्लो होता है और सेकंड स्टेप फास्ट होता है। फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, मतलब फर्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, हाई होगा। जिसका स्टेप सेकंड जो फास्ट होता है, मतलब उसका सेकंड एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, लो होगा। ऐसे वाले का एग्जांपल होता है बेस कैटलिस्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और कह सकते हैं इसका SN2 भी इसका एग्जांपल है, SN1 सॉरी, SN2 नहीं SN1, ठीक है। और जिसमें आपका स्टेप फर्स्ट फास्ट होता है, इसका मतलब उसका फर्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी लो होगा, और जिसका स्टेप सेकंड स्लो होता है, इसका मतलब उसका जो सेकंड एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या होगा, हाई होगा। फर्स्ट लो सेकंड हाई, इसमें आपका फर्स्ट हाई सेकंड लो, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया आपका एसिड कैटलिस्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसका आपका हो गया बेस कैटलिस्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें आप जैसे एल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं, मैं लिख देता हूं आपको, एल्डिहाइड कीटोन यहां लिख देता हूं मैं, स्पेस अच्छा यहां मिल गया, ये मैं लिख दूं एल्डिहाइड, और क्या सकते हैं कीटोन, ये जो है आपके एसिड कैटलिस्ट का यूज अपन जब करेंगे तो ये चेंज हो जाएंगे, किसमें हो जाएंगे, डायोल में हो जाएंगे, डाई ऑल में हो जाएंगे, और वो भी कौन से, जेम वाले, जेम डायोल। जेम डायोल का मतलब है दोनों OH जो है वो आपके सिंगल कार्बन पे प्रेजेंट होंगे। तो ये जो आपका टाइप ऑफ एग्जांपल है वो आपका है इस टाइप का जो है, इस टाइप का एनर्जी उसका डायग्राम रेगुलेशन का, ठीक है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनेगा। अब इसमें जो है SN1 टाइप का, SN1 इसका एग्जांपल होता है। अब देखो SN1 में किस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, तो ये मुझे पूरा रफ करना पड़ेगा, आई होप ये पूरा बैठ गया होगा माइंड में, ठीक है। देखो इसको मैं रफ करके आपको मैं एग्जांपल शो कर देता हूं। इसमें आपके जो है SN1 जो है वो किस तरह से होगा, ये आपको आई थिंक पूरा माइंड में बैठ गया होगा, मैं किस तरह से आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन SN1 रिएक्शन। देखो जरा, अब बात करते हैं एग्जांपल, किसका एग्जांपल बोल रहे हैं, जिसमें आपका एक्टिवेशनल एनर्जी आपकी फर्स्ट थी, वो क्या थी, वो आपके हाई थी, है ना, वो आपके हाई थी, इसलिए अपन कह सकते हैं इसका स्टेप फर्स्ट जो होगा, स्टेप फर्स्ट वो कैसा होगा, स्लो होगा, और उसको हम बोलेंगे रेट डिटरमाइंड स्टेप, RDS भी बोल सकते हैं। जो स्टेप स्लो होता है उसको बोलते हैं रेट डिटरमाइंड स्टेप। और दूसरा आपका एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या थी, आपके लो थी, मतलब उसका स्टेप्स क्या होगा, उसका स्टेप्स क्या होगा, उसका स्टेप सेकंड जो है वो क्या होगा, आपका फास्ट होगा। क्लियर है। तो ऐसा एग्जांपल होता है आपके, कौन सा होता है, न्यूक्लियोफिलिक, है ना, या कह सकते हैं SN1 होता है। अब SN1 के बारे में बात करें तो SN1 जो है वो आपका 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, और एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन का उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपके डिपेंड करता है। अब देखो SN1 का एग्जांपल लेता हूं मैं। सोचो जैसे आपको आपका एक रिएक्शन हो रहा है, CH3 का होल प्राइस Br प्लस CH3OH, इसके साथ में आपकी रिएक्शन होगी, ठीक है। और कैटलिस्ट जो है वो आपका हो जाएगा बेस कैटलिस्ट के साथ, ठीक है।
यहाँ पे आई थिंक मैंने बेस या एसिड एसिड कैटलिस्ट लिखा होगा ना शायद, यहाँ पे एल्डिहाइड, अगर मैंने बेस लिखा तो आप याद रखना वहाँ पे एसिड कैटलिस्ट है, ठीक है। अब देखो ना बेस कैटलिस्ट का यूज करना, ये एक्चुअली एज अ बेस कैटलिस्ट से बन गया एज अ न्यूक्लियोफाइल समझ सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो मिल जाएगा CH3 का होल राइज, इसको ऐसे सोचो CH3 का होल राइज C दिया है ना, CH3 का होल राइज C डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से आपको मिल जाएगा। एंड प्लस में आपको मिल जाएगा CH3OH2, ये आपको जो है फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। अब इसका अगर रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में बात करें, देखो इसका रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरह से होगा। सबसे पहले क्या होगा आपका स्टेप फर्स्ट जो होगा, स्टेप फर्स्ट उसमें आपका होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन का मीनिंग समझ लेना, CH3 और ये आपका है यहां लगा हुआ है आपके Br। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, जो कि आपका स्लो स्टेप भी है, कह सकते हैं रेट डिटरमिनेट स्टेप भी है। इसका एक्टिवेशनल एनर्जी क्या होगा, हाई होगा। क्या होगा, हाई होगा, तभी स्लो है ये, तभी स्लो है। अब इसका एक्चुअली क्या होगा, ये बॉन्ड जो है ना वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक होकर के यहां पे बनेगा इंटरमीडिएट एज अ कार्बोकैटायन। क्या बनेगा, इंटरमीडिएट एज अ कार्बोकैटायन, ये बन गया इंटरमीडिएट एज अ कार्बोकैटायन प्लस Br माइनस जो है वो आपका क्या है, लिविंग ग्रुप है। Br माइनस क्या है, एक तरह का लिविंग ग्रुप है। और ये आपका क्या बन गया, इंटरमीडिएट बन गया, ये आपका बन गया है इंटरमीडिएट बन गया। क्लियर है ये। अब ये इंटरमीडिएट जो है, अच्छा यहां पे एक इन दोनों ये जो स्टेप्स हो रहे हैं इसके बीच में एक जो है क्या आया होगा, ट्रांजिशन स्टेट आया होगा, उसको मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल मैं ये इसको कंप्लीट करता हूं। स्टेप फर्स्ट आई थिंक समझ आ गया हो। अब स्टेप सेकंड में क्या होगा, देखो स्टेप सेकंड में क्या होगा कि इस कार्बोकैटायन जो आपका इंटरमीडिएट बना है उस इंटरमीडिएट पे अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का। किसका अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा CH3OH। और इसका अटैक होने के बाद में आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहां मिल जाएगा आपको CH3O प्लस H2, ये आपको मिल जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हो कि आपका क्या हो गया फाइनल प्रोडक्ट, ये आपका हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपका क्या है, इंटरमीडिएट, और ये आपका क्या है इंटरमीडिएट, ये आपके क्या है रिएक्टेंट्स, ये आपका रिएक्टेंट्स, इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट्स। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है। ये आपके होंगे जिसमें आपका इंटरमीडिएट भी इन्वॉल्व होता है। ऐसी टाइप की रिएक्शन का मैंने आपको ये एक एग्जांपल बताया। अब देखो इसको है, इसमें आप एक्चुअली एक तो आपका ट्रांजिशन स्टेट इसमें होगा और एक आपका ट्रांजिशन स्टेट इसमें होगा। तो इस तरह से इस रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट हो गया और दो आपके हो गए ट्रांजिशन स्टेट हो गए, ठीक है। अब इसको मैं ओवरऑल करके मैं ट्रांजिशन स्टेट के साथ में आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। इसको आप जो है देखना हो तो इसको कॉपी कर देना, है ना। मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप इसको, ठीक है। चलो तो अब मैं इसको पूरे को रफ कर लेता हूं। अब इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। देखो तो इसका मतलब ओवरऑल ये हो गया कि सबसे पहले क्या था आपका, सबसे पहले आपके पास में थे रिएक्टेंट्स, यहां लिखते हैं। सबसे पहले आपके पास में थे रिएक्टेंट्स और रिएक्टेंट्स चेंज किसमें हो गए, रिएक्टेंट के बाद आएगा ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, और उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आएगा इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट के बाद में क्या आएगा, इंटरमीडिएट के बाद में आएगा वापस ट्रांजिशन स्टेट सेकंड, और इसके बाद आपको फाइनल मिल जाएगा प्रोडक्ट्स। क्या मिल जाएंगे आपको, प्रोडक्ट्स। ऐसा होगा। अभी वाली जो रिएक्शन है उसमें मैंने ये दो चीज एक्सप्लेन नहीं की। अभी वाली में आपको रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बताया, इंटरमीडिएट से आप सीधा बताया प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब आपको जो है सभी में आपको शो करूंगा, देखो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लिखने हैं रिएक्टेंट्स। देखो इस तरह से CH3 CH3 और CH3, यहां पे आपका था Br, ठीक है। अब क्या होगा, तो सबसे पहले यहां पे ट्रांजिशन स्टेट बनेगा ये वाला, देखो इस तरह से ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, CH3 CH3 और यहां पे टोटल डॉट का Br, इस तरह से Br के ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा ऑब्वियसली, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, ये पार्शियल धीरे धीरे तो बढ़ के फाइनल माइनस हो जाएगा, ये वन एक्चुअली ब्रेक हो जाएगा। ये आपका बन गया ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद में इंटरमीडिएट क्या आया,
इंटरमीडिएट आ जाएगा CH3 C CH3 CH3 and plus it means कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन जो बना है ना वो आपका क्या बन गया है इंटरमीडिएट। और ये आपका जो है ब्रोमीन जो है ना एज अ ब्रोमीन आयन नॉट अ ब्रोमीन ब्रोमाइड आयन जो है वो आपका एज अ लिविंग ग्रुप है जो बाहर निकल जाएगा। और ये आपका बन गया कार्बोकैटायन। और ये इसकी आपका बन गया इनडायरेक्टली क्या बन गया इंटरमीडिएट। यहाँ पर बन गया इंटरमीडिएट। आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। ये आपका बन गया ट्रांजिशन स्टेट। ये आपके थे क्या थे आपके ये रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट के बाद ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन के बाद इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट के बाद वापस क्या आएगा ट्रांजिशन स्टेट जो कि आपका सेकंड ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है देखो समझते हैं। अब इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में देखो इसके बाद में इंटरमीडिएट जो है रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट बन गया, उससे इंटरमीडिएट बन गया। अब इंटरमीडिएट से बनेगा सेकंड ट्रांजिशन स्टेट। अब ये जो बनता है उसमें मैंने क्या बोला सबसे फर्स्ट स्टेप जो होगा आपका ये पूरा ये पूरा हो गया फर्स्ट स्टेप। ये आपका हो गया स्टेप फर्स्ट हो गया। अब बात करते हैं स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड अच्छा ये जो पूरा स्टेप है ये कैसा था आपका स्लो था। ये पूरा स्लो स्टेप था इसलिए इसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स कह सकते हैं। ठीक है और इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी था वो क्या था हाई था ये कह सकते हैं। अब स्टेप सेकंड में क्या होगा अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल ये भी कह सकते हैं अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा। देखो तो क्या होगा यहाँ पे हमने शो कर दिया CH3 C CH3 CH3 और यहाँ पे जो है ये आपका आ गया प्लस है। एक सेकंड थोड़ा आ रहा है सॉरी वापस हो गया डिस्टर्बेंस। एक्चुअली क्या है कि मैं जहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो घर का फर्स्ट रूम है और यहाँ से सारा एंटर करते हैं है ना। और इतनी व्यवस्था नहीं है कि अंदर जाके लाइट का इशू होता है। अगर मैं रिकॉर्ड करूँगा तो प्रॉपर शो नहीं होता है ना विजिबल भी हो जाएगा। इसलिए तो मैं एक्चुअली रेगुलर यूट्यूब पे नहीं आता हूँ। पहले आता था क्योंकि पहले इतना नहीं होता पहले अलग रूम पे रिकॉर्ड करता था। तो सॉरी चलो स्टार्ट करते हैं वापस पूरा लिंक हो जाता है यार ऐसे। चलो कार्बोकैटायन ठीक है तो स्टेप सेकंड में अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बोकैटायन। अब देखो जरा इसको अपन इस तरह से करते हैं CH3 C दिस पॉजिटिव चार्ज CH3 और यहाँ पे इस C को मैं पूरा जो CH3 है ना इसको मैं पूरा ओपन करके लिखता हूँ। और यहाँ पे फिर आपका आएगा क्या आएगा आपका न्यूक्लियोफाइल जो कि आपका अल्कोहल है ना O इसको यहाँ ऐसे लिख दो OH CH ऐसे लिख दो ठीक है। अब देखो ये जो है ना एज अ बेस कैटलिस्ट जैसा काम करेगा। ये क्या करेगा इस कार्बोकैटायन के जो आपके जो ग्रुप जुड़े हुए हैं एज अ मिथाइल ग्रुप है उस तीनों में से एक मिथाइल ग्रुप का जो हाइड्रो क्या कर लेगा ये आपका एक्सट्रैक्ट कर लेगा। देखो तो सोचो जरा इस हाइड्रो को इसने क्या कर दिया एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। ये जो लोन किया है इसको जो ट्रांसफर करके इसको क्या कर दिया एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। ऑलराइट तो यहाँ पे फिर क्या होगा यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ना ये इनके बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे एक नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ध्यान रखना यहाँ पे एक न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और ये जो आपका सिग्मा बॉन्ड था वो चेंज हो जाएगा पाई बॉन्ड में। ये जो बॉन्ड पहले से सिग्मा बना हुआ था वो ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे एक बॉन्ड मेक हो रहा है। ठीक है तो मैं जो ब्रेक वाले को यहाँ पे एज शो कर लेता इस तरह से। ठीक है अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सुना जरा। तो अच्छा ये जो है ना इसके बाद जो यहाँ आएगा इसने ये अटैक किया है यहाँ पे फिर फाइनल आपका आ जाएगा ट्रांजिशन स्टेट और उसके बाद में आपका बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है तो देखो मैं इसका बना रहा हूँ ये आपका बन जाएगा सेकंड ट्रांजिशन स्टेट। ये आपका आ गया CH3 यहाँ पे आ गया कार्बन CH3। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली प्लस इसलिए आया था क्योंकि एक्चुअली ये जो ब्रोमीन था वो उसका एक बॉन्ड कम हो गया था और ये बॉन्ड इससे जो है इसको क्या हो जाएगा न्यूट्रलाइज कर लेगा एक्सेप्ट करेगा इसके ऊपर माइनस आ जाएगा तो ऑब्वियसली प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा डबल बॉन्ड मतलब मैं ऐसे लिखता हूँ डबल बॉन्ड डायरेक्टली लिखूंगा फाइनल प्रोडक्ट लिखूंगा H H और यहाँ मैं देखो इस तरह शो कर रहा हूँ एक बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो ये शो कर दिया। ठीक है एक बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो रहा है तो इस तरह शो कर दिया। यहाँ लिख दिया मैंने हाइड्रोजन और यहाँ पे भी एक बॉन्ड जो है फॉर्म हो रहा है तो यहाँ लगा दो ऑक्सीजन। ठीक है और ऑक्सीजन के जो है इसका दो लोन पे बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आ गए तो दो लोन पे और रिमेनिंग बचे हुए। देखो ये जो है ना ये आपका है ट्रांजिशन स्टेट सेकंड। ये आपका हो गया TS सेकंड ये आपका हो गया ट्रांजिशन स्टेट सेकंड। ठीक है और ये ट्रांजिशन स्टेट जो है वो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और इस तरह से आपका जो फाइनल प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गया ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है तो इस तरह से आपको ये मिल जाएगा CH3 C CH3 और यहाँ पे आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2 और आपको साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाएगा CH3 और ओके अच्छा इसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है तो ये आपको हो जाएगा CH3
O प्लस H2, ये आपका जो है एज अ साइड प्रोडक्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट आपको ये जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन समझ सकते हैं कि ये आपका जो है इंटरमीडिएट वाली जो रिएक्शन थी उसमें मैंने समझाया कि उसमें आपके अगर एक इंटरमीडिएट है तो वहां पे आपके दो ट्रांजिस्टर बनेंगे, और ये मैंने पूरा एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किया पूरा, और ये पूरा एग्जांपल आपका है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप का एग्जांपल है, जिसको हम बोलते हैं SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हो सकता है। तो अभी तक मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया है, मैंने आपको एक्टिव एस्टर, मैंने 3 आपको टर्म बताए थे, एक्टिव एस्टर, गिब्स और आपका बताया था ओरिएंटेशन, है ना, प्रॉपर ओरिएंटेशन बताया था। तो उसमें से मैंने एक आपको कंप्लीट करवा दिया है, एक्टिवेशनल एनर्जी। उसमें मैंने पहले आपको एक्सो समझाया, फिर आपको एंडो समझाया, एक्सो के एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम समझाया, एंडो के एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम समझाया, उनके सुटेबल SN2 SN1 में एग्जांपल के साथ साथ आपको ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट मैंने पूरे एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, अब कौन से, अब मान लो अगर 2 स्टेप्स की रिएक्शन हो रही है तो उसमें कौन सा स्टेप स्लो होगा, कौन सा स्टेप जो है फास्ट होगा, उसमें एनर्जी का क्या रोल है, एक्टिवेशनल एनर्जी का क्या रोल है, वो भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। याद रखना, जिस स्टेप में एक्टिवेशनल एनर्जी हाई होगी वहां पे स्टेप स्लो होगा, जो स्टेप स्लो होगा वो आपका रेट डिटरमाइन स्टेप्स होगा। ठीक है, और दूसरी अगर बात करें तो जिस स्टेप की एक्टिवेशनल एनर्जी क्या होगी, एक्टिवेशनल एनर्जी एज लो होगी, तो उसका जो है आपका स्टेप फास्ट होगा, और जिसका स्टेप फास्ट होगा वो आपका रेट डिटरमाइन स्टेप्स नहीं होगा। ये चीज आपको यार पूरे में ध्यान रखनी है। क्लियर है? आई होप ये पूरा बैठ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर लेता हूं, इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, मैं इसको साइड में रखता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करें, चलो। तो अब आपका ये कंप्लीट हो गया है, तो मुझे इसको पूरे को जो है मैं रफ कर देता हूं। अभी अपना जो टॉपिक है अब बस हो गया है, इतना नहीं बचा, मेन यही तो मुझे पढ़ाना था वैसे। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक, क्या कह सकते हैं, एनर्जी कंसिडरेशन के दूसरे एलिमेंट के बारे में, जो कि है गिब्स फ्री एनर्जी। जो कि आपका टॉपिक है गिब्स फ्री एनर्जी। अब आपके गिब्स फ्री एनर्जी होती क्या है उसके बारे में बात करते हैं, और इसको जो है जी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, गिब्स फ्री एनर्जी एक तरह का एनर्जी का फॉर्म है। अब कौन सी एनर्जी का फॉर्म है, तो ये कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन, है ना, ये अपन कह सकते हैं कि जब वो किसी क्लोज सिस्टम में, या कह सकते हैं, मैं आपको स्टेटमेंट लिख देता हूं, अमाउंट ऑफ वर्क दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम क्लोज सिस्टम। याद रखना, क्या, क्लोज system, the amount of work done that can be extracted from closed system। तो यहाँ पे जो ये वर्क है ना, ये वर्क डन क्या गया, ये जो वर्क डन है यही किसका फॉर्म है, आपका एनर्जी का फॉर्म है। एक यही आपका किसका फॉर्म होगा, ये एनर्जी का फॉर्म होगा। तो कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ क्लोज सिस्टम, और उसको अपन क्या बोलेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको अपन लिखते हैं जी लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं लिख सकता हूं कि G इज इक्वल टू आपका हो सकता है H माइनस TS, ये अपन इसमें लिख सकते हैं H माइनस TS। ऑलराइट, तो ये आपका फॉर्मूला होता है गिब्स फ्री एनर्जी का। अब सुनो जरा, इसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, कौन सा रिएक्शन आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, सारी चीजें जो है अपन इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखो G इज इक्वल टू आ गया H माइनस TS आ गया। अब इसका जो है ना वेरिएशन जो होता है, वेरिएशन इसका फॉर्मूला क्या है, वेरिएशन वाला बताता हूं आपको। वेरिएशन में क्या करेंगे, देखो डेल G इज इक्वल टू H माइनस, अच्छा, डेल H माइनस डेल TS। ठीक है, ये होगा वेरिएशन फॉर्मूला। अब सुनो, आपको पता है कि जो आपका डेल G है, क्या आपका जो डेल G है वो एक तरह का स्टेट फंक्शन है। वो क्या है, स्टेट फंक्शन है। और जो स्टेट फंक्शन होता है, वहां बैठ जाओ 2 मिनट, जो आपका स्टेट फंक्शन होता है वो स्टेट फंक्शन क्या होता है, डजंट डिपेंड ऑन पाथ, वो आपके पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें वेरिएशन फॉर्मूला देखो इस तरह से अपन लिख सकते हैं, डेल G इज इक्वल टू डेल H माइनस डेल TS। ठीक है, अगर मान लो कि किसी केस में इफ रिएक्शन अकर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है तो उसके लिए तो क्या करेंगे, डेल T इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा ऑब्वियसली।
ठीक है। तो यहाँ पे डेल टी वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पे आपका डेल टी मतलब एस डेल टी नहीं करके इसको अपन कर लेंगे टी डेल एस कर लेंगे। तो ओवरऑल आपका फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेल सी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ये आपका जो है गिब्स फ्री एनर्जी जो है या चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा, और उसको अपन लिख सकते हैं डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ठीक है। अब इसके कौन कौन से कंपोनेंट है, देखो डेल जी जो कंपोनेंट है वो तो आपका है चेंज इन फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है। इसको गिब्स फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, याद रखना, इसको गिब्स फंक्शन भी बोल सकते हैं। ये क्या है, चेंज इन एंथैल्पी। सुनो जरा, ये टर्म जो है अपन ने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में एक्सप्लेन अपन ने कर चुके हैं कि ये आपका प्लस होगा माइनस होगा, केस में क्या पूछा है ना। ये आपका है टेम्परेचर, ये टेम्परेचर का जो वैल्यू है वो आपको टेम्परेचर का जो मैग्नीट्यूड होगा याद रखना, वो आपको केल्विन में आपको जो इवैल्यूएट करना है। ये आपका है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी बेसिक सा होता है, जैसे आपका अरेंजमेंट कह सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लो आपके पास में है पत्ते हैं, है ना, आपके पास में जैसे मान लो कार्ड्स है, अब उस कार्ड्स को आपने प्रॉपर उसको जो है ऐसे जमा के रखा है तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी, कम होगी। अगर आपने रैंडमली उसको पूरा फेंक लिया तो उसमें क्या पत्ते आपके पूरे बिखर गए, तो वहां पे आपकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, वहां पे आपकी एंट्रोपी जो है आपके बढ़ जाएगी। ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे कहेंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पे अगर बात करें तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे अपन ये इवैल्यूएट कर सकते हैं कि कौन सी रिएक्शंस ऑटोमेटिकली स्वतः होगी, ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस होगी, और कौन सी रिएक्शन आपके जो है नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है। और इसमें एक्चुअली टेम्परेचर मान लो अगर कांस्टेंट नहीं है, आई मीन टेम्परेचर कांस्टेंट है बट हाई टेम्परेचर पे और लो टेम्परेचर पे क्या कौन सी रिएक्शन आपके उसमें कोई चेंज आ सकते हैं कि जो पहले नॉन स्पॉन्टेनियस थी एट द लो टेम्परेचर, वो अभी टेम्परेचर को हाई करके कांस्टेंट करके उसको स्पॉन्टेनियस चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो सारी डिटेल जो है अभी अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसके कुछ मैं वैल्यू के हिसाब से आपको एक टेबल शो कर देता हूं, इसकी जो स्पॉन्टेनिटी है वो किस तरह से आपके ये डिपेंडेंट होती है। ठीक है। तो इसको मैं रफ कर लेता हूं, आप एक बार इसको जो अच्छे से लिख देना है ना, कॉपी करना। ठीक है। चलो अब सुन जरा, तो अब आपके पास में ओवरऑल जो फॉर्मूला है वो आपको मिल गया है। वो ओवरऑल फॉर्मूला क्या मिल गया है, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ये आपको ओवरऑल फॉर्मूला मिल गया। ठीक है। अब इस फॉर्मूले के बारे में बात करें तो अब देखो यहाँ पर मैं एक एक अमाउंट लिख रहा हूँ, मतलब एक एक वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, और इसकी जो साइन के हिसाब से अपन चेंज करें अपन देखेंगे कि कौन सा वैल्यू क्या मिलता है। डेल एच यहाँ पर हो गया एंथैल्पी, यहाँ पर हो गया एंट्रोपी, और अब ये भी कम लिख देते हैं माइनस की जगह, ध्यान रखना इसको माइनस के साथ में यूज किया मैंने। ठीक है। और यहाँ लिख देते डेल जी, और यहाँ लिख देते इसका ये स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। ठीक है। या कि आपकी जो रिएक्शन है वो कैसे होगी, रिएक्शन इज, ये लिख देते हैं, इसके पूरा बना देते हैं। अच्छा ये तो पूरा काम आ गया। ठीक है। ये आपका क्या गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है। तो इसमें अपन एक बना देते हैं टेबल, और उस टेबल से अपन जो है पूरा इसमें अपन डिस्कस कर लेंगे। अच्छा इसमें एक और चीज कर लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल और कर लेते हैं, है ना, एग्जांपल का और एक कॉलम बनाते हैं। एग्जांपल याद लेते हैं। ठीक है। इस तरह से आई होप आपको ये पूरा बैठ गया होगा मैं किस तरह से क्या आपको पढ़ा रहा हूं, है ना। ठीक है। चलो स्टार्ट करते। सबसे पहले अपन लेते हैं एक और कॉलम डालते हैं सीरियल नंबर को। देखो सबसे फर्स्ट अपन जो ले रहे हैं, फर्स्ट अपन ले रहे हैं, सोचो जरा, आपका ये ले लो प्लस का, मतलब आपकी जो एंथैल्पी है वो मैंने क्या लिया है, वो पॉजिटिव ली है। पॉजिटिव ली है इसका मतलब इस पे मैं कह सकता हूं कि ये जो आपकी रिएक्शन है वो आपकी कौन सी होगी, एंडोथर्मिक होगी, एक्सोथर्मिक नहीं होगी। और एंट्रोपी मान लो माइनस है। ठीक है। अच्छा जब ये डेल एस का वैल्यू माइनस का होगा, मतलब ये डेल एस का वैल्यू माइनस का है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है, बैठ गया मैं क्या बोल रहा हूं। जब ये माइनस का होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब सुनो ये प्लस का है, ये पूरा ये माइनस वाला पूरा पोर्शन है वो किसका बन गया, प्लस का बन गया। और ये डेल एच के लिए मैंने प्लस लिया है तो प्लस और प्लस मिलके क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। और जहां डेल जी का वैल्यू प्लस मिल गया मतलब वो रिएक्शन जो है वो आपकी क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, वो आपकी रिएक्शन होगी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अच्छा इसके एग्जांपल के बारे में बात करें तो कह सकते हैं जो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो रिएक्शन, जैसे आपने लिया H2O प्लस O2, ये रिएक्शन ले लोगे ना H2O प्लस O2, इससे क्या बनेगा आपका H2O2 बनेगा। और ये जो रिएक्शन आपकी है ना, इसको बैलेंस करना, बैलेंस कर दो, है ना, 2 करने पड़ेंगे, 4 करने पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा ये जो रिएक्शन है वो आपकी क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है। ध्यान रखना रिएक्शन होगी लेकिन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, राइट, मतलब ये जो है स्वतः रिएक्शन नहीं होगी, ये ध्यान रखना। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड, नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड के बारे में बात करते हैं।
देखो ये टेबल अच्छी से लेना, आप इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। सेकंड लेते हैं, मान लो अभी देखो एंट्रोपी जो अपने आई मीन जो एंथैल्पी जो आपने लिया था वो अपने क्या लिया था, ये प्लस है, अब इसका उल्टा ले लो, ये माइनस ले लो और ये ले लो प्लस है, इसका उल्टा ले लो। अब की बार ये एंथैल्पी जो है वो माइनस है। अच्छा इसका मतलब ये बोल सकते हैं ये आपका है एंडो और ये आपका है एक्सो, ये है एंडो और ये क्या है आपका एक्सो। अब इसके बारे में बात करते हैं, देखो इसमें क्या होगा, अब देखो ये मैंने लिया प्लस का, ये जब मैंने प्लस का लिया है तो ओवरऑल क्या मिलेगा माइनस का, मतलब ये हो गया पूरा माइनस का, और डिफरेंस भी क्या है माइनस का, ये माइनस का और माइनस का, जब दो नंबर माइनस के होते तो ओवरऑल क्या मिलेगा माइनस ही मिलेगा, या तो मैं लिख दूं प्लस का, अच्छा ये आपका रह जाएगा माइनस का पूरा, और ओवरऑल क्या मिलेगा माइनस का, ये मिलेगा आपको, ठीक है। अब यहां पे आपको मिल गया है माइनस का, तो अब देखो तो आपको ये माइनस में मिल गया, आपका क्या हो गया स्पॉन्टेनियस हो गया। अब जब ये स्पॉन्टेनियस है मतलब आपकी रिएक्शन जो है वो स्वतः होगी, स्पॉन्टेनियसली होगी रिएक्शन, ठीक है। इसके अगर एग्जांपल के बारे में बात करें तो जैसे आपका जो ओजोन वाला है ना, ओजोन से ऑक्सीजन वाला, देखो ना O3 ये आपका O2 में चेंज हो गया है ना, इस तरह से कह सकते हैं 2 लिख दो या 3 है ना, ये जो है आपके, ये आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी स्वतः हो रही है, इसको किसी एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा इसको करने की जरूरत नहीं है, ये रिएक्शन आपके जो है स्वतः हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इस पे कह सकते हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट हम लेते हैं थर्ड में क्या करते हैं, दोनों अपन ले लेते हैं माइनस माइनस, ये भी माइनस का ले लो ये भी माइनस, मतलब ये आपके क्या है एक्सोथर्मिक की है, माइनस आ रहा है डिलेज का वैल्यू माइनस, मतलब ये आपके एक्सोथर्मिक की है और इसको मैंने क्या कर दिया माइनस का ले लिया। अब देखो जब ये माइनस का है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, राइट। अब सुनो ये आ गया आपका प्लस का और ये आपका है माइनस का, ये किसका है माइनस का और ये किसका है प्लस का। अब बात आती है कि इस पर दोनों में से टर्म बड़ी कौन सी है, और जो टर्म बड़ी होगी उसका साइन आएगा, अगर ये टर्म बड़ी है तो इसका साइन आएगा, अगर ये टर्म बड़ी है तो उसका साइन आएगा। तो यहां पे ये तो अपने बात करा टेंपरेचर जो है वो अपने कांस्टेंट रखा था, लेकिन टेंपरेचर लो करके कांस्टेंट रखा है तो अलग सी टर्म आएगी, टेंपरेचर हाई करके कांस्टेंट रखा है तो अलग टर्म आएगी। तो यहां पे जो है अपन थोड़ा सा गिब्स में देखो, गिब्स में दोनों चीज आएगी, देखो मैं आपको बताता हूं, इसमें प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा। अब प्लस कब आएगा वो समझना, प्लस तब आएगा जब आपका प्लस वाला टर्म बड़ा होगा, ठीक है। प्लस वाला टर्म मतलब ये वाला बड़ा होगा, ये बड़ा कब होगा जब आपका टेंपरेचर हाई होगा, एट हाई टेंपरेचर, एट हाई टेंपरेचर, और ये क्या होगा एट लो टेंपरेचर, एट लो टेंपरेचर। बैठ रहा माइंड में, हाँ चेक कर लो तो रिकॉर्ड हो रहा है कि पूरा, चलो रिकॉर्ड तो प्रॉपर हो रहा है ना, रिकॉर्ड प्रॉपर हो रहा है। देखो तो प्लस साइन आपका आ रहा है, प्लस साइन आ रहा है एट हाई टेंपरेचर। अच्छा जैसे ही आपका प्लस आ गया मतलब ये रिएक्शन कैसे होगी आपके नॉन स्पॉन्टेनियस, और ये आपका क्या हो गया स्पॉन्टेनियस, बेटा मैंने पूरा, ठीक है। तो यहां पे दो आपके जो है पॉसिबिलिटी हो सकती है, और जैसे देखो यहां पे नॉन स्पॉन्टेनियस, इसका एग्जांपल आप ये कह सकते हो या एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस है उसका एक आपका ये एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ एक काम करो, इसका जस्ट उल्टा ले लो, उल्टा का मतलब है इसमें ले लो प्लस और ये भी ले लेते हैं अपन प्लस का, है ना, प्लस माइनस प्लस ले लिया, ये माइनस माइनस और प्लस ले लिया, मतलब ये क्या हो गया आपका एंडो। अच्छा ये जब आपने प्लस लिया है डिलेस प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का। अब की बार ये क्या बन गया है माइनस का बन गया है, ये क्या है प्लस का है। अब चेक करो तो इसमें वापस दोनों पॉसिबिलिटी होगी, लेकिन ये जो पहले हाई टेंपरेचर पे हो रहा था, अब देखो जरा अगर आपको प्लस चाहिए तो प्लस वाला हाई होना चाहिए, मतलब ये वाला लो होना चाहिए, प्लस चाहिए तो प्लस वाला हाई होना चाहिए, मतलब ये वाला लो होना चाहिए, टेंपरेचर एट लो टेंपरेचर, तो एट लो टेंपरेचर, जो पहले मैं हाई लिखा था लो लिख दिया है, और पहले जहां लो लिखा था वहां पे क्या लिखा मैंने एट हाई टेंपरेचर, बोलो क्लियर है, ठीक है। और जहां प्लस आ गया मतलब वहां पे क्या होगा, वहां पे हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस, और जहां पे आपका माइनस है वहां पे क्या हो जाएगा स्पॉन्टेनियस, मतलब आपकी रिएक्शन ऑटोमेटिकली स्वतः होगी, ठीक है, एक्स्ट्रा एजेंसी की नीड नहीं होगी। और यहां पे जो है ना आप ये समझो जरा कि यहां पे आप एग्जांपल में जैसे ये मेल्टिंग ऑफ मेटल है ना, या नहीं मेल्टिंग ऑफ आप कह सकते हैं, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड कह सकते हैं ना, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड कह सकते हैं, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड्स,
ये इसका क्या हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा। तो ये जो पूरी मैंने टेबल यहाँ पे जो शो की है वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एनर्जी और रिएक्शन कौन सी स्पॉन्टेनियस होगी और कौन सी नहीं होगी उसको समझने के लिए, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट खींच को या आप खींच के आप इसको समझ सकते हो या इसको जो है आप प्रॉपर अपने नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया, राइट। अब हम लास्ट बात करते हैं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है ना। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी में अपन एक टर्म पढ़ेंगे, एक तो अपन पढ़ेंगे रिएक्शन क्वोशिएंट और उसके बाद अपन पढ़ेंगे रिएक्शन क्वोशिएंट और आपका जो ये होता है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसमें क्या फर्क है, दोनों में क्या रिलेशन है, और फिर जो है अपना ये पूरा जो टॉपिक था। अच्छा उसके बाद एक और चीज रह गया है ना, प्रॉपर ओरिएंटेशन है ना, वो कर लेंगे, वो सिंपल है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर लेता हूं और फिर हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी है, खाली वो स्टैंडर्ड है, मतलब आपके जो कंपोनेंट है वो प्योर स्टेट में होंगे और दूसरे उसमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर पे होंगे, है ना। उसको पर क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी होगी। स्टैंडर्ड का शो करने के लिए उसके ऊपर अपन नोट लगा देते हैं ना, या मैं भी देता हूं उसका गिब्स फ्री एनर्जी। देखो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि आपके जो रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स और प्रेजेंट्स in their standard form, in their standard form, या कह सकते हैं और मोस्ट स्टेबल फॉर्म, मोस्ट स्टेबल फॉर्म एट 25 डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर के बारे में बात किया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर के बारे में बात किया 100 kPa है ना, किलो पास्कल। अगर इस कॉन्फ़िगरेशन पे है तो उसको उस रिएक्टेंट जो है आपके जो रिएक्टेंट के कंपोनेंट है वो आपके स्टैंडर्ड स्टेट पे होंगे, और जब स्टैंडर्ड स्टेट में होंगे तो उनकी जो गिब्स फ्री एनर्जी निकलेगी वो भी आपके स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी होगी। और उसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं डेल जी इज इक्वल टू, अच्छा जैसे फॉर्मेशन का एफ पेपर कभी-कभी यूज करते हैं ना, या आर भी यूज करते हैं रिएक्शन पर्पस पे। चलो कर लेते हैं, ये आपका स्टैंडर्ड का साइन आ गया माइनस RT in QC, RT in QC। अब देखो QC जो है ना, QC एक नया टर्म है और इस QC को अपन बोलते हैं, इस QC को बोलते हैं रिएक्शन क्वोशिएंट, है ना, रिएक्शन क्वोशिएंट, रिएक्शन क्वोशिएंट बोलते हैं, मतलब कह सकते हैं भागफल एक तरह का होता है ना, आपने पढ़ा होगा डिवाइडेंट वगैरह वगैरह, रिमाइंडर, वहां पे वही आपका क्वोशिएंट है। अब देखो, अब इन इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में आगे, इन इक्विलिब्रियम स्टेट आपका डेल जी क्या होता है, इज इक्वल टू 0 होता है। देखो एक्चुअली मैंने एक चीज बताना भूल गया उस टेबल में, मैंने आपको हर बार बोला कि डेल जी नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से होगा, एक चीज बताना भूल गया था। जब डेल जी का वैल्यू 0 होता है तो उस रिएक्शन में बोलते हैं, उस रिएक्शन का स्टेट जो होता है वो आपका होता है इक्विलिब्रियम स्टेट, है ना। वो आपकी क्या होती है, रिएक्शन आपके इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है। तो जब इक्विलिब्रियम स्टेट होगा तो डेल जी इक्वल टू क्या आ गया 0। तो इस केस में आप ये लिख सकते हो कि आपका डेल एफ जी माइनस आर टी इन QC, ये लिख सकते हैं, ठीक है। जब आपका इक्विलिब्रियम स्टेट होगा तो अपन ये चीज जो है उसको अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये किसके इक्वल होगा, या आपका 0 के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा इसमें ध्यान रखना, यहाँ प्लस आ जाएगा, माइनस लिखा ऑलरेडी, प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो डेल एफ जी नॉट है वो आपका आ जाएगा माइनस आर टी इन QC आपका आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो जब, अच्छा एक चीज मैंने यहाँ पे वापस लिखना भूल गया, मैं QC जो है ना वो आपका किसके बराबर होगा, K के। जब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट तो वहां पे आपका जो रिएक्शन क्वोशिएंट जो है वो आपके किसके बराबर होता है, आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। तो QC की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पे K लिख दूंगा, इसकी जगह आप लिख दो K लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको log 10 की फॉर्म में लिखना है तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2.303 RT log K, ये पूरा आपका एक तरह का गिब्स स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है,
ठीक है, अब इस फॉर्मूले से समझते हैं कि कौन सी रिएक्शन किस तरह से होगी, के की वैल्यू और आपका स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू। ठीक है, तो ये आपको ओवरऑल फॉर्मूला मिल गया। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से नोट करना, नोट कर लेना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह खींचना तो आप खींच सकते हो। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो जरा मेरा इसको चल, तो आपको भी ओवरऑल फॉर्मूला क्या मिल गया? ओवरऑल फॉर्मूला मिल गया कि स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू -2.3303 RT log K। अब आपका यहाँ पे K जो है, आपका यहाँ पे K पे निकलो यहाँ से, आपका जो यहाँ पे K है वो क्या होगा? देखो जरा K के बारे में बात करें, जैसे मान लो कोई रिएक्शन है A प्लस B, वो आपको बनता है C प्लस D। तो देखो A प्लस B वो आपके बनता है C प्लस D। तो यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो क्या होता है? वो आपका हो जाएगा K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इसके बराबर होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर है ये? तो अब इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इसके हिसाब से आपके अलग अलग कंडीशंस हो सकती है। देखो कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर फर्स्ट, इस कंडीशन में अपन क्या कहते हैं कि आपका जो ये डेल जी है, डेल एफ जी नॉट है, वो आपका मान लो नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है। देखो ये नेगेटिव कब हो सकता है? जब ये वाला क्या हो? पॉजिटिव हो। ये पॉजिटिव होगा तभी ये आपका हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। और ये पॉजिटिव कब हो सकता है? जब ये जो टर्म है इन दोनों में से आपके प्रोडक्ट का जो है, जो प्रोडक्ट है वो आपका फेवर्ड हो ऑन द रिएक्टेंट्स। तो जो व्हेन द प्रोडक्ट फेवर्ड ऑन द रिएक्टेंट, तब आपका क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है। मतलब ये आपके तब हो सकता है जब आपका क्या हो? मोर देन 1 हो, तभी आपका जो है डेल जी आपका नेगेटिव हो सकता है। और जब ये नेगेटिव होगा तो कह सकते हैं वो रिएक्शन कैसे होगी? आपका स्पॉन्टेनियस आपके रिएक्शन को पॉसिबल हो सकती है। फिर लेते हैं कंडीशन नंबर सेकंड। कंडीशन नंबर सेकंड, देखो उसमें आपने क्या बोल दिया कि मान लो अगर आपका स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी वो आपका हो गया पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव कब हो सकता है? जब ये नेगेटिव है, तो यहां पे इसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाए। अब देखो इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा कैसे, है ना? क्योंकि एक्चुअली अपन जब डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली रियल में वहां पर नेगेटिव नहीं मिलता। नेगेटिव आने का मीनिंग ये है, जैसे मान लो आपका ये वाला जो कंपोनेंट है उसका वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू इसका डिनोमिनेटर। भाई डिनोमिनेटर का वैल्यू आपका हाई है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तो क्या होगा? तो एक्चुअली जैसे ये सोचो आपका ऐसा कुछ मिल गया, जैसे मान लो समथिंग कुछ 2/4 log 2/4 मिल गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको? log 1/2। और log 1/2 को जो है आप लिख सकते हो log 1 माइनस log 2 लिख सकते हो। क्लियर है? ये लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो माइनस वाला है ना, आपको यहाँ पे ओवरऑल जब इसका माइनस मिलेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो माइनस वाला ज्यादा हो, मतलब नीचे वाला आपका जो है वो ज्यादा होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे बोला था के का वैल्यू बड़ा कब हो सकता है? जब आपका ये 1 वाला बड़ा होगा। 1 वाला मतलब आपके ऊपर वाला बड़ा होगा। तो जब आपके प्रोडक्ट का जो वैल्यू है या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आपका हाई होगा एज कंपेयर टू रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से, तो आपका के का वैल्यू मोर देन 1 होगा। अब इसमें क्या होगा? लेस देन 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका दो नंबर, मतलब ये वाला जो है, मतलब नीचे वाला मतलब डिनोमिनेटर, मतलब यहाँ पे आपके रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन क्या होगा? हाई होगा। और जो हाई वाला है वो माइनस वाला है, तो ओवरऑल मिलेगा माइनस वाला, मतलब लो के का वैल्यू माइनस और माइनस माइनस हो गया प्लस। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये क्या मिल जाएगा? ये प्लस मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये रिएक्शन कैसा हो जाएगी? ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या हो जाएगी? नॉन स्पॉन्टेनियस वाली जो है ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी। और लास्ट में अगर हम बात करें तो वो डाल दो कंडीशन नंबर 3। अगर कंडीशन 3 जो है नंबर 3, कंडीशन 3 अपन क्या करते हैं कि ये जो वैल्यू है ना, इसको अपन पुट कर देते हैं 0। देखो डेल जी का वैल्यू हो गया 0। अब इसका वैल्यू 0 कब हो सकता है? जब इसका के का वैल्यू का हो इक्वल टू 1 हो। देखो log 1 का वैल्यू हो जाएगा 0। जब log 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 का क्या है? एक तरह का फैक्टर है। तो इसका ओवरऑल वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको? 0 मिल जाएगा। और जब 0 मिल जाएगा मतलब ये कौन सा है? आपका इक्विलिब्रियम। क्या है? आपका इक्विलिब्रियम। अच्छा आप मुझे आप बताओ, इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पे के का वैल्यू 1 है और के का वैल्यू 1 का मतलब यहाँ पे क्या है? 1 है। 1 है मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दोनों क्या हो गई? सेम हो गई है। जब सेम हो जाती है तभी तो आपको वहां पे मिलता है k इक्वल टू 1, या तभी आपको मिलता है इक्विलिब्रियम स्टेट मिलता है। जैसे इसका मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो आपको पता है कि मैं ग्राफ प्लॉट करूं कंसंट्रेशन के बीच में और मैं बात करता हूं टाइम के बीच में। अगर कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में प्लॉट करूं तो इनिशियली क्या होता है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाई होती है, आपके टाइम के साथ में आपकी कंसंट्रेशन है वो ग्रेजुअली कम होती है। तो इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा मुझे।
ये आपका क्या रिएक्टेंट का, और जो प्रोडक्ट है उसका धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। ये आपका गया प्रोडक्ट का। अब देखो दोनों की कंसंट्रेशन इस पॉइंट पे सेम हो रही है, तो यही पॉइंट कौन सा है, ये आपका है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टेट है ये, कौन सा है, इक्विलिब्रियम स्टेट। और इस स्टेट पे क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और यहां पे k का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अच्छा यहां पे k का वैल्यू 1 होगा, इसका मतलब यहां पे जो गिब्स का है, गिब्स फ्री एनर्जी जो है, इसमें गिब्स फ्री एनर्जी, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो ये चीज मैंने आपको यहां पे क्या की है, एक्सप्लेन किया। आई होप ये भी बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। एक्चुअली ये जो है आप पूरा अच्छे से आप पढ़ोगे केमिकल काइनेटिक में, लेकिन मैंने आपको जो है एनर्जी कंसिडरेशन में मोस्ट ऑफ टॉपिक जो है जो इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो इसके टच में टॉपिक थे, वो भी पूरे मैंने एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया। अब लास्ट है, एक बार चेक कर रिकॉर्ड हो रहा है, यस प्रॉपर। एक बार क्या हुआ था, पूरा वीडियो हो गया और रिकॉर्ड प्रॉपर नहीं हुआ था, इसलिए वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है। चलो रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो बहुत लेंथी हो गया, लेकिन क्या करें है ना, पूरा इसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपके। आई होप इस तरह बैठ गया होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास बचा हुआ है इसका छोटा सा, चलो स्टार्ट करते हैं। लगभग 1 आवर्स एंड 43 मिनट्स का तो ये हो गया, 2 आवर्स का और। चलो तो ये आपका सेकंड था गिब्स फ्री एनर्जी, वो भी मैंने आपको करवा दिया है। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, आपको 3 में प्रॉपर पढ़ाऊंगा। और लास्ट जो है आपका है कॉलिजन थ्योरी। थर्ड नंबर पे आपका आ रहा है, थर्ड नंबर पे आपका आ रहा है कॉलिजन थ्योरी। देखो कॉलिजन थ्योरी पर पूरा कंप्लीट पढ़ने वाले नहीं है एक्चुअली। इसमें थोड़ा सा एनर्जी का जो है थोड़ा सा नहीं कह सकते, एनर्जी होता है वैसे हर एक में होता है, लेकिन इसमें जो मेन आपको पढ़ना है, जो इसके इस टॉपिक के रिगार्डिंग एनर्जी कंसिडरेशन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो उसमें आप खाली एक चीज याद रखना है कि उसके जो आपके जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल है, वो जो कॉलिजन करने वाले हैं, उसके पास में सफिशिएंट एनर्जी के साथ साथ में उसमें आपका प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट टॉपिक लेता हूं मैं, प्रॉपर ओरिएंटेशन, या मैं लिख देता हूं sufficient energy required to form products। ठीक है, ये चीज इसके बारे में बात करेंगे। अब देखो इसको जो है ना, मैं एक तरह का आपको एक तरह का मैं डायग्राम शो करके बता रहा हूं किस तरह से। जैसे मान लो सिंपल सा डायग्राम, जैसे मान लो आपको ए था, उसका रिएक्शन बीबी से हो गया, और ये बन गया एबी। क्या बन गया, एबी, 2AB बन गया। अब ये चीज बनने के लिए प्रोडक्ट आपको ये मिल गया है ना। जैसे ये ऐसे समझो, इसको मैं राउंड राउंड करके आपको शो करता हूं, मॉलिक्यूल फॉर्म है ना। सोचिए ये आपका है, अच्छा एक कलर से शो करता हूं जरा बदल जाए। ठीक है, ये आपको इसमें लिख दो ए, इसमें लिख दो बी, एक में लिख दो ए, एक में लिख देते हैं अपन बी। ये आपका एबी मॉलिक्यूल है, ये आपका फॉर्म हो रहा है, दो एबी मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है एक्चुअली, दो बना दो। इसमें लिख दो ए, इसमें लिख देते हैं बी। ठीक है, दो मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। अब इस मॉलिक्यूल को फॉर्म होने के लिए आपके AA एंड BB, आपके AA एंड BB के बीच में क्या होगा, कॉलिजन होगा। और वो कॉलिजन प्रॉपर होना चाहिए, और जब प्रॉपर कॉलिजन होगा विद सफिशिएंट एनर्जी, तभी आपका AB फॉर्म हो सकता है, अदरवाइज आपका AB फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो उस प्रॉपर कॉलिजन या सफिशिएंट एनर्जी वाले को अपन ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से। तो आपका जो AA जो है कह सकते हैं कुछ एक काम को यूज करता हूं मैं, वो बॉन्ड फॉर्म हो जाए ना। इस सोचो आपका AA है, और ये सोचो आपका BB है, ये आपका AA, और ये ले लो BB। अब इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, और ये बॉन्ड जो है यहाँ पे, ये बॉन्ड जो है वो क्या होगा, एक तरह का फॉर्मेशन होगा। इस बॉन्ड का यहाँ पे इन दोनों के बीच जो फॉर्मेशन हो रहा है, और इस बॉन्ड का क्या हो रहा है, ये आपका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और ये आपका बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। BF का मतलब हो गया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और BB का मतलब हो गया बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यहां पे आपको ये चीज मिल जाए। अब अगर मान लो इसका ही अगर इस तरह से कॉलिजन होता, लाइक ये आपका आ गया AA प्लस ये आपका आ गया BB, सॉरी ये आपका आ गया BB,
इसको लिख दो ए और इसको लिख देते हैं बीबी। अगर मान लो ये है तो इसमें क्या होगा, इसमें एक्चुअली प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। जब प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा, जब कोलिजन होगा तो सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी भी आपको नहीं मिलेगी और वो एनर्जी जो है फाइनल प्रोडक्ट जो है फॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो ये रिएक्शन से ये प्रोडक्ट नहीं बन सकते, जबकि इस रिएक्शन से ये प्रोडक्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इसका भी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट था, ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए मैंने इसको बता दिया कि कोलिजन थ्योरी का जो अपन इस जो है एनर्जी कंसिडरेशन के हिसाब से किस तरह से इसको अपन पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, और भी कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, है ना। और भी कोई टॉपिक हो तो मुझे आप बताइएगा, मैं डेफिनेटली उस पे जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको ये जो है उसमें वीडियो के थ्रू जो आपको समझाऊंगा। ऑलराइट, और मोस्ट ऑफ मेरा वीडियो नहीं बनाने का रीजन ये भी रहता है कि कोचिंग भी है और कॉलेज भी है, वहाँ पर मेरे को पढ़ाने जाना पड़ता है। और दूसरी चीज़ है कि घर पे मुझे प्रॉपर जो है एनवायरमेंट नहीं मिल पाता कि मैं पूरा वीडियो बनाऊँ। इस वीडियो में भी बहुत सारा, जैसे कोई आ गया तो मुझे वापस वीडियो पॉज करना पड़ता है ना। इस बच्चे बाहर खेलते तो वो थोड़ा मेरे को डिस्टर्ब कर लेते हैं। आपको भी चाहे कुछ आवाज़ जो है नॉइस जो है सारा बच्चों को सुनने दिया होगा, है ना। तो ठीक है गाइस, है ना। थैंक यू।